हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चंस देखेंगे, सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। इस एक्सरसाइज 8.2 के अंदर जो टॉपिक कवर किया गया वो क्या है? एरिया बिटवीन टू कर्व्स। दो कर्व होंगे, दो ग्राफ होंगे, उनके बीच में हमें जो एरिया फंस जाता है या फिर क्वेश्चन में जैसा बोला होगा वो एरिया में बताना है, कॉमन एरिया क्या होगा उनका। तो वैसे तो जिन बच्चों ने इसका थ्योरी का वीडियो देखा है बहुत बढ़िया, उसके अंदर मैंने डिटेल में सारी चीज़ें बताई है। मैंने एग्जांपल भी बताया था कुछ ऐसा कि जैसे ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये कोस एक्स का ग्राफ है, तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर आपने वो थ्योरी का वीडियो नहीं देखा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा फटाफट रिविजन करवा देता हूँ इस चीज़ का। ठीक है, देखो एरिया बिटवीन टू कर्व्स, तो ये समझो कि एक कर्व ऊपर है, एक कर्व नीचे है। ये मान लो y बराबर एफ ऑफ एक्स है, ये y इक्वल टू जी ऑफ एक्स है। अगर आपको लिमिट्स, सबसे बड़ा हिंट ये बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं, मतलब बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है कि यार हम इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करें, एक्स के में करें, वाई के में करें, लिमिट्स क्या रखें, बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो देखो दोस्तों, आपको सबसे पहले ना ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद में आपको लिमिट्स ढूंढना है। ठीक है, लिमिट्स या तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, समझो कि ऐसा दे रखा है। जब नहीं दे रखा हो तो भी मैं बताऊंगा। समझो कि पहले दे रखा है लिमिट्स एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी, तो x की लिमिट्स दे रखी है ना, तब आप सब कुछ x के रेस्पेक्ट में करोगे। यहाँ पे x बराबर a से x बराबर b, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है ना, पहले ये a फिर बाद में b। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन भी किसके रेस्पेक्ट में होगा? dx, मतलब x की लिमिट्स है तो x के रेस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा फिर। ठीक है, और जब भी हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है? ऊपर वाला ग्राफ माइनस नीचे वाला ग्राफ। जैसे ऊपर क्या है? एफ ऑफ एक्स है, नीचे जी ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ऐसे अगर आपको y में लिमिट्स दे रखी है कि y बराबर c से y बराबर d तक, ये आपको इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम? y बराबर c से y बराबर d, ये लोअर लिमिट c होगी, अपर लिमिट d हो गई, और यहाँ पर इंटीग्रेशन भी यहाँ पर dy मतलब y के रेस्पेक्ट में होगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे क्या आएगा फिर? राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो ये राइट की तरफ और ये लेफ्ट की तरफ ऐसे कवर हो जाएगा। तो राइट वाला मतलब देखो, जैसे एक एक इक्वेशन होती है ना, उसमें एक्स और वाई दोनों ही होते हैं, तब इस केस में क्या करना? देखो वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है ना, तो आपको ना यहाँ पे जो राइट वाला ग्राफ है ना, वो भी वाई की टर्म्स में लिखना पड़ेगा, जी ऑफ वाई। अगर इक्वेशन एक्स और वाई दोनों में है ना, तो वहाँ से आप एक्स निकाल लेना, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? जी ऑफ वाई। वाई की टर्म्स यहाँ पर आनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला, अब लेफ्ट वाला ये हो गया कौन? एक्स इक्वल टू एच ऑफ वाई, तो यहाँ पे एच ऑफ वाई आ जाएगा। सिंपल है ना। अच्छा, कई बार क्या होता है कि ये लिमिट्स हमें पता नहीं होती है, तब हम क्या करते हैं समझो, तब उस केस में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का होता है कि जो फंक्शन होते हैं ना वो आपस में से गुत्थम गुत्था होते हैं। कभी एफ ऑफ एक्स ये ऊपर निकल गया, फिर एफ ऑफ एक्स नीचे आ गया, फिर एफ ऑफ एक्स ऊपर चला गया ऐसे। और जो जी ऑफ एक्स है, कभी ये नीचे रहता है फिर ये ऊपर हो जाता है, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद में जी ऑफ एक्स नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर भी हम लगाएंगे तो वही ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, लेकिन कैसे? यहाँ पर क्योंकि कभी ऊपर वाला एफ ऑफ एक्स हो रहा है, कभी ऊपर वाला जी ऑफ एक्स हो रहा है, फिर एफ ऑफ एक्स हो रहा है, तो कहाँ कहाँ पे हो रहा है, इसलिए हमें खुद से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ता है। जैसे इन दोनों ग्राफ की इक्वेशन को सोल्व करेंगे ना, तो हमें ये पॉइंट ऑफ जितने भी बार दोनों एक दूसरे को काटेंगे वो सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल जाते हैं। तो जैसे पी क्यू आर एस ये सारे निकाल लिए, इसका एक्स कोऑर्डिनेट x1, इसका x2, इसका x3, इसका x4 ऐसे आ गया। तो हमें ये शेडेड एरिया निकालना है, इन दोनों के बीच का एरिया। बीच का क्यों निकालना है? क्योंकि यहाँ पे टॉपिक अपना यही है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, उनके बीच का हमें एरिया बताना है। तो हम x1 से x2 तक इंटीग्रेशन करेंगे, तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला ना, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ऐसे कर लेंगे, फिर लगाएंगे प्लस, एरिया तो जुड़ता ही है, सारा एरिया निकालना तो सबको जोड़ना पड़ेगा, फिर लगाया मैंने प्लस, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक x2 से लेके x3 तक, तो इंटीग्रेशन भी हो जाएगा x2 से x3। ऊपर कौन हो गया? पहले gx नीचे था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद में ये gx ऊपर चला गया, तो gx माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा ना, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। फिर x3 से x4 कर लेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, है ना, ऐसे हो जाएगा। और ऐसे नहीं कि आप इसको ऊपर वाला माइनस नीचे वाला ऐसे ही कर सकते हो, आप दायां माइनस बायां वो भी कर सकते हो ना, राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला ऐसे भी कर सकते हो। उस केस में हमें y के अंदर लिमिट्स, मतलब इनके y कोऑर्डिनेट से हमें मदद लेनी पड़ेगी। हम इन दोनों को सोल्व करेंगे, दोनों कर्व को, उससे हमें पी क्यू आर के y कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। समझो कि ये नीचे वाला y1 है, फिर y2 और फिर y3। तो पहले हम y1 से y2 इंटीग्रेशन कर देंगे, उसमें राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला, फिर y2 से y3 वही वापस राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला। ठीक है दोस्तों,
तो ये अपना फंडा रहेगा इसके अंदर। अब देखो यार, यहाँ पे जो ग्राफ बनाने वाला काम है ना, वो मैंने इस पूरे चैप्टर के पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि सर्कल का ग्राफ आए, सर्कल की इक्वेशन ऐसी आए तो उसका डायग्राम ऐसा बनेगा, सेंटर हो जाएगा 0 0 और रेडियस क्या हो जाएगी a। ऐसे शिफ्टेड अगर ऐसा सर्कल है, जैसे x माइनस, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं है, x माइनस एच का स्क्वायर और y माइनस के का स्क्वायर है, तब भी ये सर्कल ही बनेगा। लेकिन इसका जो सेंटर ना, सेंटर वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। तो सेंटर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे क्या h है ना, और यहाँ पर क्या k, तो सेंटर चला जाएगा h कोमा k पर। तो ये सर्कल की मतलब शिफ्टेड फॉर्म है। यहाँ पे सर्कल पहले ओरिजिन पे था ना, अब ये शिफ्ट होकर h कोमा k पर चला गया। रेडियस तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है रेडियस में। ऐसे इलिप्स आ जाता है ना, इलिप्स भी हम देख सकते हैं। और फिर पैराबोला, पैराबोला बहुत बार क्वेश्चंस में यूज में लिया जाता है, तो पैराबोला तो याद रख लो। ये वैसे क्लास 11th का है, लेकिन फिर भी अगर आपने क्लास 11th में नहीं पढ़ा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये 4 पैराबोलाज याद रखो। इनमें से भी सबसे 2 इंपॉर्टेंट कौन से हैं, ये एक तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो कि दाईं तरफ खुलता है, राइट साइड खुलता है, इसको बोलते हैं राइट वर्ड। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay जो कि ऊपर की तरफ खुलता है, वो अपवर्ड पैराबोला हो गया ये। ठीक है दोस्तों। और ग्राफ में जैसे एक जनरल पैराबोला भी होता है कि y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपने 10th क्लास में देखा होगा। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है a, वो अगर पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड पैराबोला, और डाउनवर्ड पैराबोला कब बनेगा, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है ना वो नेगेटिव हो, 0 से छोटा हो, तो ऐसा बन जाएगा। एक्स क्यूब का डायग्राम, माइनस एक्स क्यूब का डायग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस का डायग्राम को पता होना चाहिए। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y बराबर 0 और y एक्सिस की x बराबर 0, और ऐसे लाइन जो होती है वो है y बराबर x, ये है y बराबर माइनस एक्स। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो होती है y बराबर कांस्टेंट, और जो वर्टिकल लाइन है वो होती है x बराबर कांस्टेंट। मॉडुलस का डायग्राम, और साथ ही साथ साइन एक्स कोस एक्स का डायग्राम। यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज भी है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए इस पूरे चैप्टर के लिए। इनमें से इनके बाहर कोई फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, एक्स की पावर n का, साइन एक्स का, कोस एक्स का, और अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ये थोड़ा बड़ा फॉर्मूला, लेकिन एक ही फॉर्मूला, तो इसको रट लेना, कुछ भी कर लेना, आपकी जुबान पर होना चाहिए ये फॉर्मूला। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे 1 का, एक्स का, एक्स स्क्वायर का, ये तो आपको पता है ही। रूट एक्स का भी मतलब याद रख लेना, ऐसे करने मत बैठना, क्योंकि हमें और भी बहुत सारे काम करने इस चैप्टर में। रूट एक्स का क्या होता है, 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे फंडे थे। अब हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। ये एक सर्कल बोल ही रखा है तो ठीक है, बढ़िया है। विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला, ये पैराबोला है क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो इन दोनों का डायग्राम बना लेना चाहिए। अच्छा, जो सर्कल की इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है वो तो करीबन ऐसे होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अकेले अकेले होने चाहिए। यहाँ पर इनके साथ में क्या लगा हुआ, 4 लगा हुआ, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। दोनों तरफ ना मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, है ना, डिवाइड बाई 4। तो इधर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, इधर क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर, और ये 4 नीचे की तरफ आ गया तो 9/4 हो जाएगा। ये 9/4 किसका स्क्वायर होता है, 3/2 का स्क्वायर होता है। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ पर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो सेंटर हो जाएगा 0,0 पर। रही बात इसकी रेडियस की, रेडियस होती है यहाँ पर, देखो ये रेडियस का स्क्वायर होता है, तो रेडियस क्या है, 3/2। यहाँ पे रेडियस क्या होगी, 3/2 की। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं। ये पैराबोला है। तो अब है ना, इन दोनों डायग्राम्स को हम प्लॉट करते हैं एक ही ग्राफ पेपर पर। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये वाई एक्सिस हो गया, एंड ये ऐसा समझो कि ये अपना थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि डायग्राम में डिटेल्स में लिख लेंगे। ये एक्स एक्सिस हो गया। अब सबसे पहले सर्कल एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/4 बोले तो 3/2 का स्क्वायर। यहाँ पे इसका सेंटर क्या है, 0 0, यहाँ पे बन जाएगा सेंटर। फिर उसके बाद में रेडियस है 3/2। देखो 3/2 चलो बाद में बना लेंगे, ऐसे एग्जैक्ट प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सर्कल बना लेता हूँ, कुछ इतना बड़ा बना लेता हूँ सर्कल। ठीक है, ऐसा बन गया अपना सर्कल। वाह, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया। अब इस पैराबोला को देखो, एक्स स्क्वायर बराबर 4y है, यहाँ पे x का स्क्वायर है, और जब भी x का स्क्वायर है ना तो ग्राफ या तो अपवर्ड बनता है फिर डाउनवर्ड बनता है ना, दाईं तरफ या बाईं तरफ नहीं खुलता। तो यहाँ पे देख सकते हो एक्स स्क्वायर बराबर 4y है, तो यहाँ पे क्या है, ये ऊपर की तरफ खुलेगा जब दोनों तरफ क्या हो, पॉजिटिव हो। नेगेटिव होता है तो डाउनवर्ड बन जाता है। तो अपना वाला इस टाइप का बन जाएगा, अपवर्ड बनेगा ये। तो ऐसा बन गया, देखो यहाँ से समझो कि ऐसे आया, फिर यहाँ से ऐसे टकरा के, मतलब यहाँ से फिर मुड़ गया, फिर ऐसे जाके ऐसे बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू
4y का डायग्राम हो गया। और इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन अपनी ये है। अच्छा, इसको मैं ये लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9/4। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9/4। ठीक है दोस्तों। अच्छा देखो यार, इनके बीच में हमें कौन सा एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला। यहाँ पे इन दोनों के अंदर का एरिया हमें चाहिए। अब देखो कौन सा है यहाँ पर, इंटीरियर, सर्कल के भी इंटीरियर और यहाँ पे पैराबोला के भी अंदर हो। देखो पैराबोला के अंदर का मतलब क्या होता है, पैराबोला जैसे ऐसे बनाना, तो पैराबोला के अंदर ये वाला होता है। सर्कल के अंदर वाला तो आप जानते ही हो। तो देखो दोनों के अंदर वाला कौन सा हो जाएगा यहाँ पर एरिया, ये हो जाएगा पूरा का पूरा एरिया। ठीक है ना, ये जो मैं एरिया यहाँ पे डॉटेड बना रहा हूँ ना, ये पूरा का पूरा एरिया हमें कैलकुलेट करना है ये कितना होगा। अब देखो दोस्तों, ये जो पैराबोला है ये भी इस वाई एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, सिमेट्रिक, SYM सिमेट्रिक लिख देता हूँ, चलो ऐसे है। और जो सर्कल है ये भी हर तरफ से सिमेट्रिक होता है। तो हमें ना दोनों का एरिया, यहाँ पे दो पार्ट हो गए ना, जो हमें एरिया चाहिए ये दोनों मिला के हमें एरिया बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों एरियाज सेम होंगे क्योंकि ये डायग्राम सिमेट्रिक है। तो अगर आप ये A1 बोलते हो, इसको A2 बोलते हो, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि A1 बराबर क्या होगा, A2 होगा। A1 बराबर क्या होगा, A2 होगा। ठीक है, तो हमारा फोकस क्या होगा, हमारा फोकस होगा ये A1 निकालने पर, क्योंकि जितना आंसर A1 का होगा उतना ही आंसर किसका होगा, A2 का भी होगा। अब A1 कैसे निकालें, तो A1 निकालने के लिए देखो हम क्या करते हैं यार, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये तो निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। एक तरीका तो ये है, या फिर आप y के रेस्पेक्ट में करना चाहो तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जाना पड़ेगा। उस केस में इस पॉइंट की ज़रूरत तो पड़ेगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालना ही पड़ेगा। तो इस पॉइंट को मैं पॉइंट P बोल देता हूँ। इस P के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पे दो कर्व मिल रहे हैं, एक तो अपना एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और एक ही सर्कल भी मिल रहा है। तो दोनों की इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 पॉइंट P, हमें दो इक्वेशंस को सोल्व करना पड़ेगा। एक तो ये पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, और एक ये सर्कल है, सर्कल की वो इक्वेशन ही लिख लो, 4x स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी प्लस है बीच में, प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, इन दोनों की इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि पॉइंट P में कुछ मतलब इक्वेशन वगैरह आ जाए। तो क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर की जगह आ जाएगा 4y प्लस यहाँ पर 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे आ गया 4y स्क्वायर, 400 की 16 हो गया, ये 9 इधर आ जाएगा, -9 इक्वल टू 0। सोल्व करते हैं तो यार यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 4 × 9 कितना होता है, माइनस का 36 हो गया ये। अब ये 16 के कैसे टुकड़े करें बाई स्प्लिटिंग मिडल टर्म, तो ऐसा हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 36 है ना, तो 18 दूना 36 होता है, तो 18y माइनस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0, ऐसा कर लिया मैंने। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा और फिर वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो -36। इनमें कॉमन ले लेते हैं, इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, 2y बचेगा, क्या 2y प्लस यहाँ पे 2y कॉमन लूँगा तो 9 बच जाएगा, इसमें मैं -1 कॉमन लूँगा तो 2y प्लस 9 बच जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से बन गया 2y माइनस 1 एंड 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। अच्छा, इस यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -9/2। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पॉइंट P है, अब इसका x यहाँ पे क्या आ रहा है, y की वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू मतलब y कोऑर्डिनेट आ रहा है। तो देखो यार, ये जो पॉइंट P है ना, ये y एक्सिस की पॉजिटिव साइड की तरफ, तो इसका y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये y कोऑर्डिनेट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो हम ये वाला लेंगे, y इक्वल टू माइनस का हाफ, y इक्वल टू माइनस का 9/2 हम नहीं लेंगे। और वैसे भी ये एक मतलब ऐसे ही हमें एक्स्ट्रा रूट मिल रहा है जो कि जिसका कोई काम नहीं है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, y इक्वल टू -9/2। देखो -9/2 का मतलब क्या है, नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ तो पैराबोला और ये सर्कल मिल ही नहीं रहा, तो उसका कोई सेंस नहीं है, नॉन सेंस। तो यहाँ पे क्या हो गया, y इक्वल टू 1/2 इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए चलो इसके पास आते हैं, ये y की वैल्यू उठाकर 1/2 उठाकर मैं इसमें डाल देता हूँ। तो क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, y की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो क्या मिल जाएगा, ये 4y की जगह देगा 1/2। तो ये काटा पीटी होगी, तो यहाँ पे 2 और 4 कटेगा तो 2 बच जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू ±√2। ठीक है, ±√2। ये दो वैल्यू क्यों मिली, प्लस का √2 माइनस का √2। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका प्लस का √2 रख लेंगे,
और जो माइनस का √2 होगा ना वो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा माइनस का √2 कोमा हाफ। वाई कोऑर्डिनेट, इन दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पर भी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पर इसका एक्स कोऑर्डिनेट √2 दाईं तरफ है और ये बाईं तरफ है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट -√2, बाकी वाई कोऑर्डिनेट इनका सेम है। खैर उससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है। अब देखो दोस्तों हम कैसे करेंगे, हमें ये एरिया चाहिए ना, हमें देखो क्या एरिया चाहिए, हमें टोटल एरिया ये पूरा का पूरा चाहिए, ये जो मैंने पहले सेट किया था वो। तो यहाँ पर अब हम आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, कौन सा रिक्वायर्ड एरिया, ये A1 + A2, A1 + A2। चूँकि A1 और A2 दोनों बराबर है तो मैं इस A2 की जगह भी A1 ही लिख दूंगा, तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ A1 बन जाएगा। ठीक है, A1 A2 दोनों बराबर है तो A1 + A1, ये 2A1 बन गया। अच्छा यहाँ पे जो 2 है वो तो चलो ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया। ये A1 ये कैसे निकालेंगे, A1 मतलब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया हम निकालेंगे ये ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऐसे करके निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, दायां माइनस बायां, समझ गए मेरी बात। लेकिन इसमें एक थोड़े से मतलब लंबा खिंच जाएगा सवाल। आप जब दायां माइनस बायां करोगे तो जो दायां वाला कर्व है ना, मतलब जो दाईं तरफ जो दीवार है ना, ऐसे परकोटा सा बन गया है ना, वॉल बन गई ऐसे, तो थोड़ा सो ये है कौन सा, ये सर्कल का पार्ट है और थोड़ा ये पैराबोला का पार्ट है। तो इसे 2 टुकड़े करने पड़ेंगे और फिर हमें यहाँ से भी 2 टुकड़े, कि एक बार मैं लिमिट यहाँ से लेके यहाँ तक लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पे फिर इसकी जो दाईं तरफ की जो दीवार है ना वो चेंज हो रही है, फिर ये सर्कल वाली दीवार आ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ तक, ऐसे 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इससे बढ़िया क्या है कि हम ऊपर वाला माइनस नीचे वाला लगा देते हैं। देखो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो इस ये पॉइंट की अहमियत क्यों है, क्योंकि इसके आगे ना एरिया नहीं है अपना, आगे एरिया नहीं है। इस एरिया का एक्सट्रीम जो दाईं तरफ जो पॉइंट है ना वो पॉइंट P है, P के आगे हमें कोई एरिया नहीं निकालना। तो इस P का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है, √2, ये √2, और ये यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0। तो हमें 0 से √2 तक इंटीग्रेशन कर लेंगे, आसान भी हो जाएगा। ऊपर वाला भी क्लियर है, ऊपर वाला कौन है, ये ऊपर वाला किसका पार्ट है, सर्कल का, ऊपर वाला है सर्कल और नीचे वाला क्या है अपना पैराबोला। ठीक है, तो ऊपर वाला सर्कल है। अच्छा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, A1 का आंसर निकालेंगे हम इंटीग्रेशन से, कहाँ से कहाँ तक, 0 से √2, तो 0 से √2 के बीच में A1 है। फिर यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, और साथ ही साथ यहाँ पे डॉट dx भी आएगा क्योंकि ये x की लिमिट से, तो x के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पर अंदर की तरफ क्या आएगा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। अच्छा इसका ध्यान रखेंगे, ऊपर कौन है, ऊपर सर्कल है ना, ऊपर क्या है, सर्कल माइनस नीचे, नीचे क्या है, नीचे है अपना ये पैराबोला, नीचे है पैराबोला। ठीक है। अच्छा एक और चीज़, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे टर्म्स भी x की ही आनी चाहिए। अब x की टर्म्स कब आएगी, जब हम y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ पे थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। अभी जो सर्कल की इक्वेशन क्या है, x² + y² = 9/4। अपना सर्कल क्या है, x² + y² = 9/4। यहाँ पर हमें चाहिए x की टर्म्स, क्योंकि x में इंटीग्रेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या आएगी, टर्म्स आएगी इन x। तो वो अब जो सर्कल है ना, सर्कल भी हमें x की टर्म्स में चाहिए। सर्कल x की टर्म्स में निकालने के लिए आपको y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। y नहीं दिखना चाहिए यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। y² बराबर ये उधर चला गया, 9/4 माइनस x² हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये y चाहिए ना, तो हम इसका अंडर ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, y = प्लस माइनस लगाना मत भूलना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9/4 माइनस x²। ठीक है, तो ऐसा बन गया। अच्छा देखो y की वैल्यू प्लस और माइनस 2 बार आई है, तो आपको पता है यार y की वैल्यू प्लस कब होती है, ऊपर की तरफ। वैसे सर्कल है तो ऊपर वाला जो सर्कल होगा ना, सेमी सर्कल, वो y की वैल्यू पॉजिटिव रखेगा, और जो नीचे वाला जो सेमी सर्कल होगा वो y की वैल्यू नेगेटिव रखेगा। तो हमें कौन सा पार्ट चाहिए सर्कल का, देखो ऊपर वाला पार्ट चाहिए। तो इसमें हम क्या लेंगे, y की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। कौन सी, पॉजिटिव वाली, ऊपर वाला y पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमें सर्कल रखना है, सर्कल का x वाला एक्सप्रेशन रखना है, टर्म्स इन x। तो ये आ गया ना, x की टर्म्स आगे देखो, √9/4 माइनस x²। ये मैं यहाँ पे सर्कल की जगह पे रख दूंगा, सर्कल से निकाला हुआ y की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर और प्लस वाला रखूँगा क्योंकि वो ऊपर की तरफ है, तो ये क्या आ जाएगा, 9/4 माइनस x², ऐसा आ गया। माइनस नीचे वाला कौन, ये पैराबोला, ये वाला पैराबोला, नीचे वाला मतलब पैराबोला। अब पैराबोला की भी हमें टर्म्स इन x चाहिए। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या है, पैराबोला की इक्वेशन ये है, x² = 4y, है ना।
तो यार इसमें तो ज़्यादा लफड़ा नहीं है। इसमें अगर आपको टर्म्स इन एक्स चाहिए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, आप y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये एक्स स्क्वायर के नीचे आ गया तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर बटे 4। तो ये देखो x के अंदर टर्म्स आ गई ना, एक्स स्क्वायर बटे 4, x फंसा हुआ रहना चाहिए। तो यहाँ पे पैराबोला की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 4, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो ऊपर सर्कल और नीचे पैराबोला, दोनों को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यहीं तक था अपना मेन काम। अब सारे काम आसान आसान है, तो अब हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। यहाँ पर क्या है 2, इसको एक बार मैं दोबारा लिख लेता हूँ, थोड़ी ज़्यादा होच पोच हो रही होगी। तो यहाँ पे 0 से √2, ये ऊपर वाला मतलब सर्कल आ गया 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस नीचे वाला मतलब पैराबोला आ गया एक्स स्क्वायर बटे 4। ठीक है, डॉट dx। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ना ये इसका फॉर्मूला लगेगा। ये किसका फॉर्मूला, ये कौन सा फॉर्मूला काम करेगा यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो एक ही फॉर्मूला है जो कॉम्प्लिकेटेड के अंदर, ये √a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये लिख देंगे। प्लस सी हम यहाँ पे लगाएंगे कि नहीं, डेफिनेट इंटीग्रेशन है। ये देखो कि a² का काम कौन कर रहा है, a² का काम कर रहा है 9/4, है ना। तो इसका आंसर ये बनेगा। मैं इसको यहीं पे लिखने की कोशिश करता हूँ, ट्वाइस ऑफ, देखो इसका इंटीग्रेशन सबसे पहले आएगा x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये वाला एज इट इज़। तो x/2, तो यहाँ पर भी x/2 √ ये एज इट इज़ 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या आएगा a² बटे 2। अच्छा, एक का काम कौन कर, a² की जगह क्या है 9/4 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 9/4/2, है ना, a² बटे 2 आ गया। फिर अंदर साइन इनवर्स x/a, x की जगह तो x है, बाई a की जगह क्या है, a की जगह तो ये a² है, 9/4 ना a² है, तो a की जगह क्या हो जाएगा 3/2, इसका अंडर रूट, तो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन अभी तक यही बना है। अब हम इसका और करेंगे x² बटे 4 का, तो ये तो आसान है, ये तो बन जाएगा क्या बन जाएगा, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा। x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³ बटे 3, और यहाँ पे बटे में पहले से 4 और है, तो वो 3 और 4 मल्टीप्लाई होकर 12 बना लेंगे, ऐसा बन गया। ये हो गया इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हो गया इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन। हमने इसका भी कर दिया ये, और इसका भी कर दिया ये वाला। अब लिमिट्स क्या है, 0 से लेकर √2 तक, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा, √2 लगा दूंगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये √2 इसमें डालेंगे, फिर ये लोअर लिमिट डालेंगे, फिर सोल्व करेंगे। तो यार यहाँ तो जगह कम है, मैं अगले पेज में लिखता हूँ इस चीज़ को। तो देखो दोस्तों, ये मैंने अभी पिछला वाला जो एक्सप्रेशन था ना, ये मैंने लिख लिया, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। जो 9/4 / 2 था ना, ये कैलकुलेट कर लिया, तो 4 और 2 ये 8 हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। और जो x/3/2 था, इसका जो 2 है ना, वो ऊपर भेज दिया मैंने, तो ये 2x बन जाएगा ऐसे, है ना, 2x/3 और 9/8 ऐसा मैंने कर लिया। अब सबसे पहले हम ये √2 इसके अंदर पुट करेंगे, तो देखो क्या बन जाएगा, ये बाहर की तरफ तो 2 है, √2 में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे √2 डाल दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा √2/2, फिर अंडर रूट ये 9/4 9/4 माइनस x की जगह √2 डालूंगा तो x² हो जाएगा 2 प्लस 9/8 साइन इनवर्स। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये x की जगह √2 आ जाएगा, तो 2 √2 / 3 ऐसा हो गया, माइनस x का क्यूब है। अब x का क्यूब मतलब ये रूट का क्यूब क्या होता है, √2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, /12, है ना। आप चाहो तो यहाँ पे सोल्व कर सकते हो, x की पावर 3 है और ये 2 की पावर 1/2 है, तो यहाँ पे डालेंगे तो 2 की पावर 3/2 हो जाएगी, 3/2 मतलब 2√2। फिर माइनस ये मैंने अपर लिमिट लिखी है यहाँ पे, अब लिखूंगा मैं लोअर लिमिट, तो 0 को मैं यहाँ पर डालूंगा, यहाँ पे डालूंगा, यहाँ पे डालूंगा। तो देखो यार 0/समथिंग, ये सब कुछ 0 हो गया, साइन इनवर्स 0, ये भी 0 हो गया, 0 का क्यूब ये भी 0 हो गया, तो कुल मिला के बस मैंने एक 0 लिख दिया, 0 + 0 + 0 0 हो गया। अब इनको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करना है। मैं पहले यार इस चीज़ को निपटा लेता हूँ मैं, ये क्या है, अंडर रूट के अंदर है 9/4 माइनस 2, अंदर एलसीएम लूँगा तो 4 बन जाएगा, और देखो कैसा मिलेगा, मैं 9 - 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पे 9 - 8 1 हो गया, 1/4 का अंडर रूट, तो 1/4 का अंडर रूट 1/2 बन जाएगा, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1/2, है ना। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 1/2, ऐसा है। खैर तो इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, बाहर की तरफ 2 है
√2/2 × 1/2 तो बन जाएगा √2/4 है ना, 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस इधर है 2√2/12, ऐसा हो गया। देखो दोस्तों, इसको और इसको हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, है ना, इनका एलसीएम लेके सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये तो अलग ही है ना, इसको तो आप अलग ही रख लो, लास्ट में लिख लो भले ही। तो ऐसा बन जाएगा ट्वाइस ऑफ, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 6 12 का 12 बन जाएगा। इधर की तरफ ये 4 12 को डिवाइड करेगा तो 3 3 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 3√2, फिर 12 और ये 12, चलो ठीक है, एक एक जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2√2 ही आ जाएगा। फिर प्लस इधर वही अपना 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3, ऐसा बन गया, ये क्लोज। अभी क्या करें, अच्छा एक काम तो ये कि मैं इस 2 को भी अंदर भेज दूँ और सोल्व भी कर लो साथ के साथ, जो बन रहा है वो करते चलो। तो देखो ऐसा हो जाएगा, इस 2 को अंदर भेजूंगा, वैसे यहाँ पे 3√2 माइनस 2√2 तो 1√2 बच जाएगा। इस 2 को अंदर भेजूंगा तो 2 इस 12 को काटेगा तो नीचे की तरफ 6 आ जाएगा। इस ये जो 2 अंदर जाएगा तो ये 9/8 को काटेगा तो ये 2 इस 8 को काटेगा तो 9/4 हो जाएगा साइन इनवर्स, फिर अंदर 2√2/3, ये बन गया अपना आंसर। इससे ज़्यादा और क्या सोल्व करेंगे। तो ये हुआ, कैसे कैसे किया हमने, यहाँ पर पहले डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाने के बाद में मैंने देखा कि कौन सा एरिया चाहिए, ये पूरा एरिया चाहिए, मतलब A1 + A2 चाहिए। सिमेट्री का तो A1 A2 दोनों बराबर है, तो हमें ट्वाइस ऑफ A1 अब चाहिए। तो फिर उसके लिए ये वाला एरिया निकालना है, तो मैं अपर माइनस लोअर लगाऊंगा, तो मेरे को x में टर्म्स चाहिए तो मैं y की वैल्यू निकाल लूँगा। जैसे आप पैराबोला से मैंने y की वैल्यू निकाल ली, ऐसे सर्कल से भी मैंने y की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। ये x के अंदर टर्म्स आ गई, मैं क्या लगाऊंगा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो ऊपर वाला मतलब सर्कल, ये माइनस नीचे वाला मतलब ये पैराबोला, ठीक है। अच्छा लिमिट्स लगाऊंगा मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो पीक के कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए मैंने इस पैराबोला की इक्वेशन को और सर्कल की इक्वेशन को सोल्व कर लिया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स ये आ गए √2, 1/2। यहाँ पर इसका x कोऑर्डिनेट √2 है, तो इसका नीचे वाला जो पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, √2 ही होगा। तो फिर मैंने इंटीग्रेशन कर दिया 0 से लेके √2 तक, ठीक है। और फिर बाद में तो ये ऊपर वाला माइनस नीचे, फिर सोल्व कर लिया, वैल्यूज डाल दी, खत्म। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स x-1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड x² + y² इक्वल टू 1। देखो दोस्तों, ये भी एक सर्कल है और ये भी एक सर्कल है। ये कैसे पता चला, सर्कल की इक्वेशन हमें थोड़ी बहुत तो पता होनी ही चाहिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म x² + y² इक्वल टू a², ये तो इससे मैच हो रही है। और जब सर्कल का सेंटर थोड़ा शिफ्ट हो जाता है तो x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर, ये a² हो जाता है। यहाँ पे जो h और k है ना, यहाँ पे माइनस हटाने के बाद जो h बचेगा और k बचेगा वो सेंटर हो जाएगा। रेडियस तो यहाँ पर देख ही सकते हो, a का स्क्वायर है तो रेडियस a हो जाएगी। रेडियस में कोई ज़्यादा बदलाव होता नहीं है। तो जैसे इसका, इस सर्कल का सेंटर क्या आएगा, इसका सेंटर आएगा अपना 0,0 और इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, ये 1 का स्क्वायर है ना, तो रेडियस 1 आ जाएगी। ऐसे इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, देखो यहाँ पे x - 1 है, तो आप चाहो तो इसको ना, इसको 0 के बराबर रख लो, x - 1 के स्क्वायर को 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो उसका सेंटर हो जाएगा 1, इस y को 0 के बराबर रखोगे तो y बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो y² है तो y - 0 समझ लो तो 0 आ गया, x - 1 है तो 1 आ गया। ऐसे रेडियस बराबर यहाँ पे 1 है अकेला, तो ये हो जाएगा 1, तो ऐसा बन गया, ये सब निकाल लिया। अच्छा इसके बाद में ना डायग्राम प्लॉट करो आप, मतलब डायग्राम बनाओ। देखो ये मैंने ले लिया क्या, y एक्सिस, और ये मैंने ले लिया x एक्सिस। अब यहाँ पर पहला ये वाला सर्कल बना लेते हैं, ये आसान है। तो ये वाला सर्कल समझो, ये कुछ इस प्रकार का ऐसे बन गया, ठीक है। ये वाला सर्कल मैंने यहाँ पे बना लिया। इसकी इक्वेशन क्या है, x² + y² इक्वल टू 1। अब इसका सेंटर कहाँ पर है, 0,0 पर। इसकी रेडियस कितनी है, 1, तो ये यहाँ पर इधर 1 तक जाएगा, इधर भी ये 1 तक जाएगा, इधर भी 1 तक। तो ये बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये इधर 1 तक गया ना, ये 1 है टोटल, तो ये कितना हो जाएगा, 1,0 हो जाएगा। ये पॉइंट हमें मिल गया। अच्छा उसके बाद में अब दूसरे इस पर आते हैं सर्कल पे, तो x - 1 का स्क्वायर है, तो इसका सेंटर कहाँ पर है, 1,0 पर। जैसे इसकी सरकमफेरेंस यहाँ तक जा रही है ना, तो उसका दूसरे वाले सर्कल का सेंटर भी यहीं पर है, ठीक है, यहाँ पे। और इसकी रेडियस कितनी है, 1, तो रेडियस 1 का मतलब ये यहाँ से इधर 1 तक आएगा। देखो 1 इधर पीछे की तरफ आएगा तो ये यहाँ से गुजरेगा,
एक इधर तक जाएगा तो ये 2 से गुजरेगा, है ना। इस एक में और एक हम 1 जोड़ देंगे तो वो 2 पहुंच जाएगा। ऐसे ऊपर 1 तक जाएगा, इधर भी ये 1 तक जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर इसको सेंटर मान के रेडियस 1 लेके जो मैं सर्कल बनाऊंगा ना, वो देखो ऐसा बनेगा, कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा, है ना। एक परफेक्ट डायग्राम नहीं है, लेकिन आप समझ जाना। यहाँ पर दोनों की रेडियस 1 1 है। ये जो सर्कल है वो इसके सेंटर से गुजर रहा है, और जो ब्लू वाला सर्कल है वो रेड वाले सर्कल के सेंटर से गुजर रहा है। ऐसे है, दोनों आपस में एक दूसरे के सेंटर से गुजर रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ बोली है, देखो, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स दिस एंड दिस। तो इन दोनों से जो एरिया बंध गया ना, जो इन दोनों का समझ लो कॉमन एरिया है, जो इन दोनों के बीच में फंस गया है, कौन सा एरिया फंस गया है, ये सारा का सारा ये एरिया ना, ये हमें कैलकुलेट करना है कि ये कितना होगा। समझ गए मेरी बात। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, सब चीज़ें सिमेट्रिक है ना। ये वाला सर्कल भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर हम किस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, इन दोनों के सिमेट्रिक होने का फ़ायदा उठाएंगे। तो देखो कैसे, मैं यहाँ से ना, यहाँ से अगर मैं कोई पत्थर गिराऊंगा ऐसे नीचे की तरफ समझो, तो पत्थर ऐसे गिरेगा, और वो एकदम ऐसे नहीं, एकदम यहाँ पे जाके मिलेगा, है ना। क्योंकि सब कुछ सिमेट्रिक है, तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टली भी सिमेट्रिक है, वर्टिकली भी सिमेट्रिक है। तो यहाँ से कोई पत्थर गिराऊंगा तो वो एज इट इज़ यहाँ पे जाके गिरेगा, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे करने से देखो इस पूरे पोर्शन के 4 टुकड़े हो गए। ये है A1, ये है A2, ये है A3 और ये है A4, है ना। A1, A2, ये A3 और ये A4। चूँकि सिमेट्री है तो ये सब के सब बराबर होंगे। A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A4, है ना, सब के सब बराबर होंगे। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये पूरा का पूरा एरिया, अपना जो रिक्वायर्ड एरिया ना, वो क्या है, ये पूरा का पूरा, मतलब A1 A2 A3 A4, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, और सब के सब बराबर है ना। तो सबको मैं ना A1 ही लिख देता हूँ कि A2 भी A1 है, A3 भी A1 है, A4 भी A1 है। तो A1 प्लस A1 प्लस A1 प्लस A1 कितना हो गया, 4A1 हो गया। अब इससे ना अपनी मतलब मेहनत बच जाएगी, हमें हर एक एरिया निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ये A1 ये वाला एरिया निकाल लें तो भी अपना काम हो जाएगा। फिर इस एरिया का, इस A1 के एरिया का हम 4 गुना कर देंगे तो अपना रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। अब ये A1 कैसे निकालें, तो अब A1 तो सिंपल है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो A1, अब बस A1 को ही देखो, मैं चाहूँ तो इसको अलग से ना थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। देखो A1 ऐसा है, A1 थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लेता हूँ। एक ऐसा सर्कल है, एक ऐसा सर्कल है, और यहाँ पर इसका सेंटर यहाँ पर, इसका सेंटर यहाँ पर है। तो ऐसे है, ये वाला पार्ट A1 है ना, ये वाला पार्ट क्या है, A1 है। ये मैं निकालना है। तो ये मैं कैसे निकालूंगा, देखो ये पॉइंट, अगर हम जैसे ये x की लिमिट निकाल लेते हैं ना यार, ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा, बीच वाला पॉइंट। ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, इसको मैं बोल देता हूँ ये पॉइंट P है। इसके लिए मेरे को ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा इनका, ये वाला पॉइंट, इसको मैं Q मान लेता हूँ, ठीक है। तो Q का जो x कोऑर्डिनेट होगा वही यहाँ पर P का x कोऑर्डिनेट बनेगा। तो Q निकालने के लिए तो मेरे को सोल्व करनी पड़ेगी इक्वेशंस, ठीक है। तो एक बार मेरे को ये वाला x कोऑर्डिनेट मिल जाए, x1, ये हमें पता ही है, x2, ये वाला पॉइंट क्या है, ये यहाँ वाला कितना है, 1 है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन कर दूंगा, और ऊपर वाला ये माइनस नीचे वाला ये लगा दूंगा, सिंपल। तो देखो करते हैं, यहाँ पर हमें Q पॉइंट निकालना ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हमें क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, वो भी कौन सा, Q कैसे निकलेगा, इन दोनों सर्कल की इक्वेशन को सोल्व करने से निकलेगा। क्योंकि इस पॉइंट से दोनों, ये रेड वाला सर्कल भी और ये ब्लू वाला सर्कल भी पास हो रहा है। तो दोनों की इक्वेशंस को लिखता हूँ मैं एक जगह, x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और दूसरा वाला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों को माइनस कर देता हूँ, वाई स्क्वायर है माइनस माइनस, ये 1 से 1 कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कट जाएगा। यहाँ पर ये बचेगा क्या, x-1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, सब कुछ कट गया तो इधर 0। इसको सोल्व करते हैं, इसको यार रफ में कर लेता हूँ, यहाँ पर जगह की थोड़ी कमी है। क्या है, ये है x-1 का होल स्क्वायर, सॉरी फिर माइनस है, फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाता हूँ, तो x-1 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर हो गया। तो x-1 बराबर इधर x आ गया, मैंने मतलब इधर स्क्वायर स्क्वायर था ना, हटा दिया, तो यहाँ पे प्लस और माइनस लग जाएगा।
ठीक है, मैंने अंडरूट ले लिया ना दोनों तरफ, यहाँ पे प्लस माइनस लगा देते हैं। अब इसको सोल्व करें, एक बार मैं प्लस वाला ले लेता हूँ। मैंने सबसे पहले लिया प्लस वाला, तो x माइनस वन बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा। यहाँ पे x से x कट गया, माइनस वन बराबर जीरो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम प्लस वाला नहीं लेंगे। अब हम माइनस वाला लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, x माइनस वन बराबर माइनस एक्स, ये माइनस एक्स इधर आ जाएगा तो x, और ये इधर आके प्लस का x हो जाएगा, तो 2x माइनस वन बराबर जीरो। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। तो इसको सोल्व करने से हमें x की वैल्यू क्या मिली, 1/2। ठीक है दोस्तों, तो जो q है ना, q कुछ ऐसा होगा 1/2 कोमा समथिंग ऐसा होगा। अब वो समथिंग मतलब y कोऑर्डिनेट निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 1/2 कोमा समथिंग जो होगा ना उसको रहने दो आप। तो ये जो p पॉइंट है ना, p पॉइंट अब q के जस्ट नीचे की तरफ x एक्सिस पर स्थित है p पॉइंट, तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसका x कोऑर्डिनेट 1/2 तो इसका भी 1/2। चूँकि p पॉइंट अपना कहाँ पर है, x एक्सिस पर है, तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, उतना ही करो जितना हमें ज़रूरत पड़ रहा है। तो यहाँ पर अब वापस आते, यहाँ पर जो ये p पॉइंट है ना, ये नीचे वाला, ये वाला जो p पॉइंट है, ये वाला p पॉइंट क्या है, 1/2 है। और जो x2 है, x2 क्या है, ये वाला पॉइंट, इस एरिया को मैंने ना जूम करके ऐसा बना दिया। ये वाला पॉइंट क्या है, 1 है, 1,0 मतलब 1। तो अब हम इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 से लेके 1 तक, हमें क्या मिल जाएगा, फिर ऐसे करने से a1 मिल जाएगा हमें, है ना, a1। तो 1/2 से 1 तक इंटीग्रेशन करेंगे, उससे हमें a1 मिलेगा। और जो ये रिक्वायर्ड एरिया ना, इसको मैं थोड़ा अब आगे थोड़ा अगले पेज में थोड़ा सेट करता हूँ, फिर बताता हूँ। तो ऐसा हुआ अपना एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 4a1, तो मैंने लिख लिया रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 4a1। तो यहाँ पे 4 टाइम्स a1 मतलब ये वाला एरिया, इसको मैंने जूम करके इधर बना रखा है। तो इसका एरिया हम इसको कैसे करेंगे, इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन से करेंगे। कहाँ से लेके, लोअर लिमिट क्या है, ये एरिया चालू कहाँ से हो रहा है, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में सोचे तो ये हो रहा है 1/2 से स्टार्ट हो रहा है और 1 पे ख़त्म हो रहा है। तो 1/2 से लेके 1 तक ये हम इंटीग्रेशन करेंगे, 1/2 से लेके 1 तक। इधर क्या आएगा, जब हम x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये x की लिमिट से x इक्वल टू 1/2 से x इक्वल टू 1 तक, तो यहाँ पे जो कुछ भी होगा वो x की टर्म्स में ही आएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन भी x के रेस्पेक्ट में होगा ना, dx आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला लगाते हैं, है ना। अब ऊपर वाला कौन है, जब आप ये एरिया निकालना चाह रहे हो, ये एरिया, इसमें ऊपर वाला यही तो है, ये ऊपर वाला हो गया और नीचे वाला ये हो गया। समझ गए मेरी बात, ये ऊपर वाला नहीं है, ये तो साइड वाला है, ये इधर साइड में कुछ है नहीं, इधर ऊपर वाला ये है। ऐसा समझ लो कि यहाँ पे कोई ऐसे हमने कोई टेंट ऐसे लगा रखा है, तो टेंट यही तो होगा ना यार, ऊपर टेंट यही तो होगा, है ना, ऊपर की जो छत होगी वो टेंट का यही तो काम करेगी। तो ये जो सर्कल है ना, अच्छा ये मतलब क्या, ये वाला सर्कल है, इस सर्कल का पार्ट है ये, इस सर्कल का। तो हमें इस सर्कल की इक्वेशन यहाँ पे डालनी पड़ेगी, ऊपर वाला मतलब ये इधर वाला सर्कल। अच्छा, इधर वाले सर्कल की इक्वेशन क्या है, इधर आओ, ये इसमें देखोगे ना, आपको ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट, ये सर्कल है, ये सर्कल मतलब ये x² + y² इक्वल टू 1। तो हमें ये वाला सर्कल लिखना पड़ेगा, क्या, x² + y² इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे चीज़ें, फिर यहाँ पे रखेंगे। माइनस नीचे वाला, तो इस पोर्शन में नीचे कौन है, ये लाइन है, ये नीचे वाली लाइन। अब ये तो क्या अपना x एक्सिस है, और x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y = 0। तो नीचे वाला मतलब क्या, y = 0। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ना x के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब वो सारी चीज़ें हटा देता हूँ, तो हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर x की टर्म्स आएगी, यहाँ पर जो टर्म्स आएगी ना वो भी क्या होगी, टर्म्स इन x। तो यहाँ पर है ना, हमें जैसे ये सर्कल है, सर्कल की x वाली टर्म्स यहाँ पे रखनी है। अब ऐसा नहीं कि आप x² रख दो, नहीं, वो x वाली टर्म्स निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो। जैसे यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y² इक्वल टू, ये x उधर चला गया तो 1 - x², y की वैल्यू क्या हो जाएगी, +√1 - x², और ये तो y की वैल्यू 0 है ही। तो यहाँ पे अब प्लस वाला लेंगे या माइनस वाला लेंगे, तो यहाँ पे फिर से देखो, ये अपना ऐसे x एक्सिस था, ये ऐसे, ये अपना y एक्सिस है। तो हम ये ऊपर वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले पार्ट की, तो ऊपर की तरफ y क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, उसके लिए हम यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू लेंगे। तो ऊपर वाला मतलब सर्कल से मैंने y की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो x वाली टर्म्स यहाँ पर डाल देंगे, √1 - x²। माइनस नीचे वाला क्या है, ये लाइन y = 0, तो y की वैल्यू 0। ठीक है, अब इतना बनाने के बाद में तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है। यहाँ पे √a² - x² का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में। √a² - x² का ये बड़ा सा फॉर्मूला होता है।
मैं इसको अप्लाई करके ही बता देता हूँ। तो देखो क्या बन जाएगा अपना रिक्वायर्ड एरिया 4A1, 4 इंटू A1, A1 की जगह ये है तो 4 की जगह 4, इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, जीरो का तो कोई मतलब है नहीं, बस ये इंटीग्रेट होगा। तो इसका सबसे पहले क्या आएगा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यही आ जाएगा एज इट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2, तो ए स्क्वायर क्या यहाँ पे 1 का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर 1 ही हो जाएगा डिवाइड बाई 2, ए स्क्वायर बटे 2, फिर अंदर आएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो यहाँ पे एक्स की जगह एक्स बाई ए उसकी जगह 1 आ जाएगा, ऐसा हो गया, माइनस जीरो खत्म, ये बच गया। तो यहाँ पे अब इंटीग्रेशन हो गया ना, अब लिमिट्स डाल देंगे 1/2 से 1, 1/2 से 1, इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो देखो 4 टाइम्स 1 पुट करूँगा मैं सबसे पहले, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा x/2 अंडर रूट 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा प्लस ये है ना ये, अरे यार x की जगह क्या डालेंगे 1 डालेंगे तो यहाँ पे 1 बनेगा, खैर उसका कोई मतलब नहीं है, 1 माइनस 1 ये क्या हो गया 0, ख़त्म। फिर यहाँ पे 1/2 साइन इनवर्स x/1, x की जगह 1 डालूंगा तो 1/1 1 बन जाएगा, फिर माइनस, ये मैंने लोअर अपर लिमिट डाल दी माइनस, अब मैं लोअर लिमिट डालूंगा तो यहाँ पर क्या है x/2, तो x/2, अरे यार x की जगह 1/2 डालूंगा तो 1/2 आ जाएगा, ये पहले से x/2 और यहाँ पर 1/2 डालूंगा तो 1/2 डिवाइड बाई 2 वो बन जाएगा 1/4, फिर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोले तो ये 1/2 का स्क्वायर 1/4, ठीक है। फिर माइनस लगाऊंगा क्योंकि लोअर लिमिट डाल रहा हूँ तो जो भी मैं डालूंगा वो नेगेटिव में आएगा, फिर यहाँ पे 1/2 साइन इनवर्स एक्स की जगह आ जाएगा 1/2 डिवाइड बाई 1, उसका कोई मतलब है नहीं, ये लोअर लिमिट वाली चीज़ है। तो अब 4, देखो दोस्तों जो साइन इनवर्स 1 होता है ना, यहाँ पे मैं वैल्यूज़ बता दूँ, जो साइन इनवर्स 1 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है π/2, मतलब साइन इनवर्स 1 90 डिग्री होता है ना तो वो π/2, साइन इनवर्स 1/2 ये 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री, 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं π/6 लिखते हैं, तो यहाँ पे π/6 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको सोल्व करने की कोशिश भी करते हैं। सबसे पहले ये आ जाएगा 1/2 इंटू π/2 π/4 माइनस माइनस 1/4 1/4, अंडर रूट के अंदर कितना 4 माइनस 1 3/4, फिर माइनस माइनस 1/2 1/2, ये कितना है π/6, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में π/6 आ जाएगा π/6। अच्छा इसको और इसको साथ में रख लेते हैं, ये π/6 है 1/2, ये 12 बन जाएगा टोटल, तो ये π/12 हो गया और ये π/4 हो गया, तो 4 टाइम्स π/4 के बगल में ये आ जाएगा π/12, इसको थोड़ा दूर कर लेते हैं, माइनस 1/4 और 3/4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 3 है ना, तो √3 ऊपर अलग और 4 का अंडर रूट नीचे 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसको मैंने इसके पास में लिख लिया। 4, एक काम करें यार, ये 4 है ना 4 ये अंदर भेज दो, ये बाहर वाला जो 4 है ना अंदर की तरफ भेज दो, या एलसीएम लेने के बाद करें, चलो एक बार एलसीएम लेने के बाद में कर लेंगे। ये इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 12 हो गया, तो 4 इसको काटेगा तो 3, 3 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3π माइनस यहाँ पे पाई, फिर माइनस ये हो जाएगा √3/4 दूनी 8 हो जाएगा, ऐसा हो गया। तो अब मैं इस 4 को ना अंदर भेज देता हूँ, तो ऊपर तो क्या बन जाएगा 3π माइनस पाई 2π, 4 इसको काटेगा तो यहाँ पे नीचे की तरफ 3, ठीक है। अच्छा ये कट गया, हाँ 3 बच गया, फिर माइनस 4 इसको काटेगा नीचे की तरफ तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो √3/2 हो गया। अच्छा सब कुछ कट ही गया, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये आंसर आ गया अपना 2π/3 माइनस √3/2। आई होप ये आंसर सही हो, कैलकुलेशन हमने सही की है, कोई गलती ना हुई हो इतनी मेहनत के बाद। तो इसको कैसे कैसे किया मैंने एक बार दोबारा बता देता हूँ। 2 सर्कल थे, एक सर्कल दूसरे के सेंटर से और दूसरा सर्कल पहले के सेंटर से गुजर रहा था, तो ऐसे मैंने देखा कि यार ये सब कुछ सिमेट्रिक सा है, तो मैंने 4 पार्ट बना लिए और चारों पार्ट को मैंने A1 A2 A3 A4 नाम दे दिया। अब उसके बाद में मैंने क्या किया कि यार चारों पार्ट सेम है ना, तो मैंने बताया कि रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा चारों का सम, तो चारों सेम है तो 4 टाइम्स A1, मैं एक जना निकाल लूँगा, एक एरिया निकाल लूँगा, उसके 4 गुना कर दूंगा तो बात बराबर ही है। उसके लिए फिर मैंने यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, क्योंकि मैं जैसे A1 मैंने टारगेट बना लिया कि मेरे को ना A1 की वैल्यू निकालनी है, तो फिर मैं A1 के लिए यहाँ पर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला लगाऊंगा, तो x की लिमिट्स चाहिए, तो मेरे को ये इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट चाहिए। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो 1 है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कहाँ से निकालूंगा, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर Q है ना, Q उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है,
तो मैं Q का मतलब Q जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना उसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा दोनों सर्कल की इक्वेशन से। तो फिर मेरे को x की वैल्यू मिली 1/2। तो इसका x कोऑर्डिनेट 1/2, y मैंने निकाला ही नहीं क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट 1/2 होगा तो नीचे वाले का भी 1/2 हो जाएगा। x एक्सिस पर है तो 1/2, 0। तो फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन कर दिया, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। ऊपर वाला ये सर्कल है कौन सा, ये वाला पहला वाला। तो यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाल ली, अंडर रूट के अंदर 1 - x², उसको इंटीग्रेट कर दिया आगे की तरफ। ठीक है, ये 1/2 से लेके 1 तक। ऐसा बना अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y = x² + 2। यहाँ पे y की पावर 1 x की पावर 2, तो ये पैराबोला है ना। और देखो x² का ऑप्शन पॉजिटिव है ना, तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा, मतलब ऊपर की तरफ खुलेगा ये। y = x, ये एक लाइन है, x = 0 और ये x = 3, ये दोनों कैसी लाइन्स है, ये है वर्टिकल लाइन्स। क्योंकि जब भी x बराबर कॉन्स्टेंट आता ना तो वर्टिकल लाइंस बनती है, मतलब ऐसे खड़ी लाइंस ऐसे बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो इनको प्लॉट करते हैं। सबसे पहले पैराबोला बना लेते हैं, फिर बाद में तो सब आसान है, लाइंस वगैरह है। तो यहाँ पे आंसर पैराबोला कैसे बनाएं, यहाँ पे ये अपना y एक्सिस हो गया, ऐसा बन गया अपना x एक्सिस। तो यहाँ पर क्या है, देखो y = x² + 2 है ना, तो आप चाहो तो वैसे वो टेबल बना सकते हो कि x फिर y, ऐसे वो टेबल बना के एक एक x की वैल्यू डालते चले गए, वैसे निकालते चले गए। अगर वैसे नहीं करना तो देखो स्मार्ट तरीका क्या है, y = x² का ग्राफ जानते हो कैसा होता है, y = x² का, y = x² का ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है ना। अब क्या है, अपना वाला जो ग्राफ है ना वो है y = x² + 2, ऐसा है। यहाँ पे ना प्लस का 2 हो गया, +2 क्या वजह से यहाँ पे ये जो ग्राफ था ना वो था x² का, तो जो वैल्यू मिल रही थी ना वो यहाँ पर ऐसे y की जो वैल्यू है ना वो क्या है, x² है। अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, x² की वैल्यू +2, मतलब y की वैल्यू हमें अब 2 ज़्यादा मिलेगी उसके बजाय, क्योंकि यहाँ पर क्या है x² + 2 है। तो y की वैल्यू जब हमें ज़्यादा मिलती है तब y की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब हम ऊपर जा रहे हैं, y एक्सिस पर ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे x² + 2 है, तो ये जो अपना ग्राफ है ना ये 2 यूनिट ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या हुआ करता था, 0 0 ना, अब ये 2 यूनिट ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा, पूरा पैराबोला ही ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा 2 यूनिट। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 0। ठीक है, तो x² + 2 का डायग्राम अपना ऐसा बन जाएगा 2, 0। तो इसको मैं इधर बना लेता हूँ, कुछ इस प्रकार का डायग्राम ये बन जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या अपना 2, 0, ये 2 पर चला गया, ये है y = x² + 2, ऐसा हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम बची हुई चीज़ों को प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या y = x लाइन है, तो यार y = x लाइन तो ऐसे बनती है, ये तो सिंपल लाइन है। ये क्या है, y = x, x = 0, तो अब x = 0, देखो x = 0 यही लाइन है। x जो अपना y एक्सिस होता है ना, y एक्सिस वही होता है x = 0। जो x एक्सिस होता है वो अपना क्या होता है, x एक्सिस होता है y = 0। तो x = 0 एक वर्टिकल लाइन होगी और वो इटसेल्फ ये y एक्सिस ही होगी। तो ये अपना बन गया क्या, x = 0, ऐसे मैं रेड पेन से कर देता हूँ हाईलाइट। ठीक है, और उसके बाद में और क्या है, यहाँ पे x = 3 है, तो x = 3 भी एक वर्टिकल लाइन में ऐसे बनेगी। तो यहाँ पर 1 2 3 ऐसे समझ लो, तो x = 3 समझ लो कि यहाँ पर बन गया ऐसे। ठीक है, ये क्या है, x = 3, ये है x = 0, ये अपनी y = x, और ये अपना पैराबोला ये है। इनके बीच में ना एक एरिया बाउंड हो गया। देखो यहाँ पे क्या निकालना, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दी। तो कौन सा एरिया बाउंड हो गया, आप देखोगे तो ये दोनों लाइन्स है, ये ऊपर कर्व चला गया, ये नीचे चला गया, तो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन बाउंड हो गया। इसका एरिया हमें निकालना है ना, यही अपना रिक्वायर्ड एरिया। अब ये रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे, देखो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इसमें तो कोई शॉर्टकट वगैरह है नहीं, कोई सिमेट्रिक वगैरह भी नहीं है, ये तो ऐसा है, इधर तो चौड़ा था और फिर इधर धीरे धीरे सकड़ा होता चला गया, कोई सिमेट्रिक वगैरह कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे, बड़ा ही आसान है। कहाँ से कहाँ तक, हम इन दोनों ऐसे x की, देखो x की लिमिट्स पता ना, तो x के रेस्पेक्ट में कर देंगे, x = 0 से लेके कहाँ तक, x = 3 तक, x = 3 तक। यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ये ऊपर वाला है और ये अपना नीचे वाला है। ऊपर वाला मतलब कौन है, ये है, ये मतलब क्या, ये अपना पैराबोला। देखो मैंने x की लिमिट्स रखी है ना, तो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन भी होगा। तो यहाँ पे आएगा अपना ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। ऊपर वाला कौन है, ये पैराबोला है,
तो पैराबोला में से ना x की टर्म्स चाहिए। x की टर्म्स कब मिलती है? जब y की वैल्यू हम निकालते हैं। y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस टू। यहाँ पे ऊपर वाला मतलब पैराबोला क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस टू आ जाएगा माइनस। अब नीचे वाला मतलब ये है नीचे वाला, है ना, ये किसका पार्ट है? इस लाइन का पार्ट है, एक्स वाई बराबर एक्स का। तो y की वैल्यू क्या आ गई? एक्स आ गई ना, तो नीचे वाला मतलब वो एक्स आ गई। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर प्लस टू है ये y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू का ये RHS है। यहाँ पे जो x है ये y बराबर x का ये RHS है। समझ गए मेरी बात? ये x यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर प्लस टू यहाँ पर, ऐसा हो गया। क्लियर कट, एकदम क्लियर चीज़ें हैं यहाँ पर, कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो अब इंटीग्रेशन कर ही लेते हैं। देखो x बराबर 0 से x बराबर 3 तक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस टू है माइनस एक्स है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बटे 3, 2 का इंटीग्रेशन 2x माइनस माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे 2, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक। सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसमें 3 डाल दूंगा, तो 3 का क्यूब 27, 27 बटे 3 9 हो जाएगा। यहाँ पर अब मैं थोड़ा ना कैलकुलेशन का गियर अप कर रहा हूँ, मतलब फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत टाइम कंज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो आप इसको स्लोली करोगे तो आपको पता चले वो वैल्यूज़ वही आएगी सेम टू सेम। यहाँ पे 3 का क्यूब 27 बटे 3 9 हो गया, प्लस 3 यहाँ पे डालूंगा तो 2 तिया 6 हो जाएगा, माइनस 3 यहाँ पे डालूंगा तो 9 बटे 2 हो जाएगा, माइनस का 9/2। ये अपर लिमिट माइनस, लोअर लिमिट 0 है तो 0 0 0, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पे 0, तो सब जगह ही एक्स है, 0 बन जाएगा। ये बच गया। अच्छा, इसको सोल्व करते हैं। ये 9 में से 9/2 माइनस करूँगा, 9 में से उसका आधा माइनस करूँगा तो आधा बच जाएगा, 9/2 बच जाएगा, प्लस 6। यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेते हैं तो 2 9 प्लस ये कितना हो जाएगा? 2 छकी 12 हो जाएगा, 12 और 9 कितना हो गया? 21 बटे 2। तो ये अपना आंसर हो गया। आई होप ये कैलकुलेटिव वाइज ये सही हो, है ना। 21/2 इसका आंसर हो जाएगा। ये तो नॉर्मल था, इसका सबका ग्राफ बना लिया तो यही एरिया फंस गया, तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, लिमिट्स भी पहले से तैयार थी तो कोई दिक्कत हुई नहीं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, यह है क्वेश्चन नंबर 4। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर -1, 0, 1, 3 एंड 3, 2। ऐसा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को वैसे आप 10th क्लास का एक फॉर्मूला होता है ना, 3 वर्टिसेस दे रखा होता तो आप एरिया निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन को यूज़ में लेके बताना पड़ेगा, मतलब वही ऊपर वाला माइनस नीचे वाला या फिर वो लिमिट्स वगैरह ये सब। तो जब भी ऐसा ट्राइंगल का क्वेश्चन आ जाए ना, तो ये जो पॉइंट्स है ना 1 2 3, इन पॉइंट्स को आपको ग्राफ पेपर पर एग्जैक्टली प्लॉट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली, यहाँ पर हमें बाकायदा हर एक चीज़ लेनी पड़ेगी। देखो कैसे आपको एक एक पॉइंट प्लॉट करना पड़ेगा और एकदम सही प्लॉटेशन होनी चाहिए उसकी। देखो समझो कि ये ऐसा हो गया, ऐसे है। यहाँ पर जैसे ये एक्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? एक्स कम से कम -1 है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 है, तो यहाँ पर मैं -1 फिर 1 2 3 बना लेता हूँ। फिर y कम से कम क्या है? 0 और हाईएस्ट क्या है? 3, तो यहाँ पर 0 फिर 1 2 3 मैंने ऐसे प्लॉट कर लिया। अब -1, 0 ये यहाँ पर होगा, -1, 0, और फिर 1, 3, 1, 3 ये यहाँ पर होगा। फिर 3, 2, तो 3, 2 ये अपना पॉइंट यहाँ पर होगा। ये क्या था? 1, 3 एंड ये क्या है? 3, 2। ये जो पहला -1, 0 इसको मैं ए बोल देता हूँ, 1, 3 को मैं बी पॉइंट बोल देता हूँ, और 3, 2 को मैं सी पॉइंट बोल देता हूँ। इन तीनों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन भी कर देते हैं। देखो ज्वाइन करने से ऐसा हमें मिलेगा, ऐसा बन गया, एंड ये ऐसा मिल गया और ये ऐसा मिल गया। ठीक है, इस ट्राइंगल ABC का हमें एरिया बताना है। ठीक है दोस्तों, अब इसको कैसे कैसे करेंगे? देखो अपना प्लान क्या है? इंटीग्रेशन से करना है, तो हम वो लगाएंगे ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे कैसे? देखो अगर हम ऐसा लगाएं, जैसे ये नीचे वाला तो यही है ना, नीचे वाला तो ये पूरा यही है, लेकिन ऊपर वाला ऊपर वाला मतलब आप छत, एक जैसे कमरे की छत होती है ना, घर की छत होती है, वैसे समझ लो। यहाँ पर ऐसा कोई कमरा है नीचे की तरफ, अब उसकी छत क्या है? ऐसे है, पहले ये है छत फिर बाद में ऐसे है। तो इस बार ऊपर वाले के दो पार्ट है, ये वाली लाइन अलग और ये वाली लाइन अलग, है ना। फिर हम क्या करेंगे? देखो यहाँ से ऐसे फिर ऐसे करेंगे। अगर छत के दो टुकड़े हो रखे हैं तो फिर हम ऐसे करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे, फिर हम यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेशन कर लेंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पर चाहता तो मैं डायरेक्ट कर ही लेता, डायरेक्ट ये वाला पॉइंट क्या है?
-1, ये वाला पॉइंट क्या है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो ये वाला क्या है 1 है, और फिर इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3, तो इसका 3 हो जाएगा। मैं चाहता तो -1 से 3 तक कर लेता, लेकिन कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ना अगर मैं ऊपर वाला माइनस नीचे वाला लगाऊंगा तो नीचे वाला तो चलो ठीक है एक ही है, लेकिन ऊपर वाले 2 टुकड़े हैं, एक तो ये और एक ये है ना। यहाँ पे नेचर चेंज हो रहा है छत का, तो मेरे को 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एक बार -1 से 1, देन 1 से 3। अब दोस्तों जब मैं ऊपर वाला माइनस नीचे वाला लगाऊंगा, जैसे ये वाला पोर्शन मेरे को सोल्व करना है, तो ऊपर इसकी इक्वेशन आएगी और नीचे इसकी इक्वेशन आएगी। फिर मेरे को ये सोल्व करना है, तो ऊपर इसकी इक्वेशन आएगी और नीचे इसकी इक्वेशन आएगी। तो मेरे को ना इसकी ए बी की इक्वेशन है ना, ए बी की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, बी सी की इक्वेशन भी निकालनी पड़ेगी, और जो ए सी है ए सी की इक्वेशन भी मेरे को निकालनी पड़ेगी। अब पहले यही काम कर लेते हैं हम फटाफट, ए बी ए सी बी सी सब की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अच्छा, इक्वेशन निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, क्या तरीका होता है, सीधा सीधा ये है, अगर कोई लाइन यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं हम, y माइनस y1 बराबर, इधर स्लोप आएगी x माइनस x1, ठीक है। जैसे ये पॉइंट x1 y1 है ना, तो इसका y1 लिख दिया, तो फिर इसी का x1 लिखना पड़ेगा हमें। तो आप चाहो तो ये x2 y2 भी यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे y2 आएगा तो फिर इधर भी x2 आएगा। यहाँ पे अंदर की तरफ क्या आता है, इनकी स्लोप कैसे निकालते हैं, पहले y में y कोऑर्डिनेट्स का अंतर ऊपर और नीचे x कोऑर्डिनेट्स का अंतर, तो वो क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 और नीचे x2 माइनस x1 ऐसे आ जाएगा। तो मैं जैसे ए बी ले रहा हूँ है ना, इसको अलग कर लेते हैं। मेरे को यहाँ से ए बी की इक्वेशन चाहिए, ए पॉइंट क्या है -1,0 और बी पॉइंट क्या है 1,3, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा y माइनस y1, चलो मैं y1 इसको मान लेता हूँ, तो y माइनस 3 बराबर, इधर स्लोप आएगी, इधर क्या आ जाएगा x माइनस ये 1 है ना 1, ये आ जाएगा। मैंने 1 और 3 दोनों यहाँ पे रख दिए। इधर क्या आएगा, स्लोप आएगा। स्लोप कैसे निकालेंगे, a और b है ना, तो पहले y कोऑर्डिनेट्स में अंतर ऊपर आएगा, तो यहाँ पे इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 3, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो 3 माइनस 0 आ जाएगा, 3 माइनस 0। नीचे x कोऑर्डिनेट्स का अंतर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, तो 1 माइनस -1 1 + 1 बन जाएगा। इसको सोल्व, देखो सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व ऐसे करना ताकि हमें आगे ज़रूरत पड़ जाए। हम अपना प्लान क्या है, x के अलोंग हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो मैं क्या लगाऊंगा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो x में टर्म्स चाहिए, x में टर्म्स चाहिए क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो आप x में टर्म्स निकालनी पड़ेगी ना। x में टर्म्स कब मिलेगी सबसे बढ़िया, जब हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकालते ही चलो, शुरुआत से y की वैल्यू निकालो, सबको उधर भेज दो दाईं तरफ, x वगैरह उधर फंस जाएगा, आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 उधर चला जाएगा, लेकिन उधर काफ़ी घमासान चल रहा है अभी। ऊपर यहाँ पे 3 माइनस 0 3 हो गया, नीचे 2 है, तो जो 3/2 ना 3/2 इसको आप अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 3/2 इंटू एक्स 3/2x, 3/2 इंटू -1 -3/2, और जो ये LHS में माइनस का 3 था ये इधर की तरफ आ जाएगा, तो प्लस का 3 ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये मैंने इधर भेज दिया। इसको सोल्व कर लेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 3/2x एंड -3/2 और 3, ये 3 है और ये 3 का आधा है, तो 3 में से 3 का आधा माइनस होगा तो प्लस का आधा बच जाएगा, मतलब प्लस का 3/2 यहाँ पे बच जाएगा। ये आई ए बी की इक्वेशन। ए बी की इक्वेशन, इसकी इक्वेशन क्या आ गई, ये y बराबर 3/2x माइनस 3/2, y बराबर 3/2x माइनस या प्लस, अच्छा सॉरी प्लस आएगा, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे, प्लस 3/2, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा होगा, मैं है ना अब क्या करता हूँ यार, ये सेम बार यही करूँगा, ऐसे मैं BC की इक्वेशन निकालूंगा, AC की इक्वेशन निकालूंगा, तो एटलीस्ट इस क्वेश्चन में मैं AB, BC और AC की वैल्यू मैं खुद ही कैलकुलेट कर लेता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ, बस आप 2-3 सेकेंड रुको। तो देखो दोस्तों, मैंने AB की जैसे वैल्यू निकाली ना, AB की इक्वेशन, वैसे मैंने BC की वैल्यू निकाल ली। BC की इक्वेशन मतलब ये, इसकी इक्वेशन क्या है, ये y बराबर -x/2 प्लस 7/2। ऐसे मैंने AC की इक्वेशन भी निकाल ली इसी फॉर्मूले से, क्या है y बराबर x/2 प्लस 1/2, ठीक है। तो आप खुद करोगे तो यही मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू निकाल ली है। अब हम इसका एरिया लिख सकते हैं, तो इसका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो क्या होगा, देखो यहाँ पर देखते हुए चलते हैं, थोड़ा इसको डायग्राम को देखते हुए चलना पड़ेगा हमें। पहले तो ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया है ना, तो ये वाला एरिया, इसको इस पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ A B C, तो है, इसको मैं पॉइंट P बोल देता हूँ। तो
इसका एरिया निकालने के लिए दो टुकड़े करेंगे। एक बार तो ए पी बी का एरिया है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी प्लस फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा बी पी सी, ट्राइंगल बी पी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी, इसका एरिया कैसा आएगा, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन करने पर इंटीग्रेशन -1 to 1 और यहाँ क्या आएगा ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। ऊपर वाला कौन है, ये ए बी है ऊपर वाला है ना, देखो इसको ध्यान से, ऊपर वाला कौन है ये, इसकी इक्वेशन क्या है, ये ए है और ये बी पॉइंट है, तो यहाँ पे ए बी की इक्वेशन आएगी। तो ऊपर ए बी आएगा माइनस नीचे कौन है ये ए पी ऐसे करना पड़ेगा, डॉट एक्स की लिमिट से तो यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, एक्स की टर्म्स आएगी, तो ए बी की इक्वेशन क्या है, ए बी की इक्वेशन ये है y बराबर 3/2x माइनस 3/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2x माइनस सॉरी प्लस है ना, प्लस 3/2 माइनस, अब ए पी की इक्वेशन आएगी। अब देखो ए पी जो है ना, ए पी ये ए पी जो है ये एक्चुअली ए सी, जो ए सी की इक्वेशन हो गई वही ए पी की इक्वेशन होगी, तो इसमें कोई ज़्यादा माथापच्ची है नहीं है ना। ए पी की इक्वेशन क्या है, ए सी की इक्वेशन बराबर ही है, तो ए सी वाली आ जाएगी यहाँ पर क्या x/2 प्लस 1/2, तो ये माइनस में आएगी, माइनस ए पी है ना, तो ये माइनस में आएगी इसकी इक्वेशन, क्या आ जाएगा -x/2 माइनस 1/2, ऐसा हो गया। अब हम इसका एरिया निकालेंगे तो प्लस बी पी सी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, इंटीग्रेशन पे लिमिट्स लगानी पड़ेगी, कहाँ से कहाँ तक बी पी सी, तो आप देखोगे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें 1 से लेके 3 तक, ये तो यहाँ पर लिमिट्स क्या लग जाएगी 1 से लेके 3 तक। अब इधर क्या आएगा अंदर की तरफ, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। अब ये जब आप देखोगे इसको थोड़ा ध्यान से ऐसे, तो ऊपर वाला तो ये है ना, और ये क्या अपना नीचे वाला, तो ऊपर वाला मतलब ये किसकी इक्वेशन है, बी सी की इक्वेशन आएगी, बी सी की इक्वेशन ऊपर आएगी माइनस नीचे क्या है ये पी सी की इक्वेशन, पी सी। अब फिर से देखो बी सी की इक्वेशन क्या है, बी सी की इक्वेशन ये है -x/2 प्लस 7/2, -x/2 प्लस 7/2 माइनस, अब मैं पी सी की इक्वेशन लिखूंगा। देखो पी सी है ना, जो ये पी सी है ये अगेन ये जो पी सी है वो एक ए सी का ही पार्ट है, तो पी सी की इक्वेशन भी ए सी वाली ही होगी, क्या है x/2 प्लस 1/2, माइनस में है तो आ जाएगा -x/2 माइनस 1/2 डॉट डी एक्स। ठीक है, अब आसान है क्वेश्चन, अब हम इस बस इंटीग्रेशन सोल्व करना है, माथापच्ची का जो काम था ना वो हो चुका है, अब आसान है सारी चीज़ें। यहाँ पे 3/2x माइनस x/2, तो 3/2 में से 1/2 जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे x हो जाएगा। 3/2 माइनस 1/2 ये भी 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन -1 to 1, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर ली, 3/2x और माइनस x/2 को मैंने सोल्व कर लिया, x आ गया और ऐसे ये बन गया डॉट डी एक्स प्लस, अब आगे 1 से लेके 3 तक -x/2 माइनस x/2, ओहो तो ये माइनस का x बन जाएगा, 7/2 माइनस 1/2, तो 7 में से 1 गया तो 6/2 3 हो गया, ऐसा हो गया, और डॉट डी एक्स। इसको सोल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो x, अभी ये इंटीग्रेशन है x प्लस 1 का, x का हो जाएगा x² 2 और 1 का हो जाएगा x, लिमिट -1 to 1 प्लस माइनस x का हो जाएगा -x² 2 प्लस 3 का क्या हो जाएगा 3x, लिमिट फ्रॉम 1 to 3। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो x² 2 का x, पहले मैं 1 डालूंगा तो 1/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी 1 डालूंगा तो 1 माइनस, अब मैं -1 पुट करूँगा तो -1 का स्क्वायर/2 1/2 आ जाएगा, फिर अब मैं x की जगह -1 डालूंगा तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, और एक माइनस वो अपर माइनस लोअर की वजह से तो प्लस का 1 बन जाएगा, ऐसा हो गया अपर और ये लोअर प्लस। अब मैं 3 पुट करूँगा यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर/2 माइनस का 9/2 हो जाएगा, माइनस का 9/2 प्लस ये 3 यहाँ पे डालूंगा तो 9 हो जाएगा। अब मैं रखूँगा लोअर लिमिट मतलब 1 यहाँ पे रखूँगा तो -1/2 और वो माइनस लोअर अपर माइनस लोअर की वजह से तो प्लस का 1/2 बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे 3 डालूंगा तो 3 × 1 3 प्लस का है, अपर माइनस लोअर की वजह से माइनस का 3 हो जाएगा, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया। सोल्व करते हैं, यहाँ पे 1/2 से 1/2 कट गया, 1 और 1 2 हो गया, और ये हो गया 2 प्लस 9 कितना हो गया, 2 + 9 11 हो गया, 11 - 3 कितना हो गया 8 हो गया क्या, हाँ 8 हो गया, ये इंटीजर खत्म, -9/2 और 1/2 तो -9 और 1 -8 8/2 माइनस का 4 हो जाएगा,
8 माइनस 4 4 आंसर आ गया। मतलब मैंने कर लिया अपने तरीके से, आप अपने तरीके से करोगे तो 4 ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे कैसे किया, ट्राइंगल था ना, तो जब भी ऐसा ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स आपको पता हो ना, कोऑर्डिनेट्स ऐसे वर्टिसेस बताओ, तब आप वर्टिसेस को एग्जैक्टली प्लॉट किया करो। प्लॉट करने के बाद में हर एक साइड की इक्वेशन निकाल लिया करो, ए बी बी सी सी ए सबकी इक्वेशन आ गई, फिर बाद में देख लिया करो। कंसेप्ट वही है, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, लेकिन ऊपर वाला एक मतलब ऐसे सपाट नहीं है, ऊपर वाले के 2 टुकड़े हैं, ए बी अलग बी सी अलग, तो फिर हमें यहाँ से तोड़ना पड़ेगा इसको, इधर का कैलकुलेशन अलग और उधर की कैलकुलेशन अलग, बाकी तो नॉर्मल चीज़ें हैं सब। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 5। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर रीजन whose sides have equation y equal to 2x plus 1, y equal to 3x plus 1 and x equal to 4। डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर देखो, इस बार साइड्स की इक्वेशन पहले से दे रखी है। पिछले वाले क्वेश्चन में वर्टिसेस दे रखे थे तो हमने साइड्स की इक्वेशन निकाल ली थी, यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है पहले से, तो क्या हम वो वर्टिसेस निकालेंगे, देखेंगे डायग्राम बनाने के बाद पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, इन इक्वेशंस को आप y बराबर एम एक्स प्लस सी ऐसा समझ लो। ये जो सी है ना, सी इसका क्या मतलब होता है, देखो जैसे ऐसे कोई लाइन है तो सी का मतलब है वाई इंटरसेप्ट, मतलब ये जो लाइन है ना, ये वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगी, ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है 0,c। ये जो सी है वो एज इट इज यहाँ पे आ जाता है। एम इसकी स्लोप है, अगर जैसे एम की वैल्यू मान लो m1 कम है और m2 ज़्यादा है, तो क्या होता है कि जैसे ऐसा बन जाएगा, जैसे m1 ऐसे है ना, कम स्लोप वाली मतलब कम चढ़ाई है, m2 ज़्यादा है, ज़्यादा स्लोप है, इसका मतलब ज़्यादा चढ़ाई है। जैसे आप किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हो, एक तो कम चढ़ाई वाला पहाड़ है, एक ज़्यादा चढ़ाई वाला पहाड़ है, तो जोर किस पे आएगा, इस पे ज़्यादा आएगा ना। तो जिसकी स्लोप ज़्यादा ना, उस पर हमें जोर ज़्यादा आता है, उसकी चढ़ाई ज़्यादा स्टीप होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसी हिसाब से समझ सकते हो। तो देखो एग्जैक्ट डायग्राम बनाते हैं हम। तो ये बन गया अपना वाई एक्सिस, फिर ऐसे बन गया एक्स एक्सिस, ठीक है ना, ये वाई ये एक्स। अच्छा यहाँ पर और y इक्वल टू 2x प्लस 1 इसको प्लॉट करते हैं। तो y इक्वल टू 2x प्लस 1 को आप इसके साथ कंपेयर करके देखो, तो m का काम कौन कर रहा है 2, और c का काम कौन कर रहा है 1। c मतलब y इंटरसेप्ट क्या है 1 है, तो y इंटरसेप्ट 1 मतलब ये समझो कि यहाँ से गुजर रही है लाइन, है ना, ये 1 है अपना 1, और ये हो गया। अच्छा 2x है तो इसकी स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ऐसा कुछ चढ़ाई होगी इसकी, है ना, कुछ इस प्रकार होगी। तो मैं ऐसा कुछ लाइन बना लेता हूँ। पॉजिटिव स्लोप है तो चढ़ाई, अगर नेगेटिव स्लोप होती है तो ऐसे ढलान होती है। खैर ये क्या होगी, y इक्वल टू 2x प्लस 1। अब अगली इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 3x प्लस 1। इसकी स्लोप और भी ज़्यादा है, जैसे इसकी स्लोप 2 थी ना, इसकी स्लोप 3 है, तो ये लाइन ऐसे है ना, तो y इक्वल टू 3x का डायग्राम इससे और भी ज़्यादा ऐसे स्टीप होगा। और देखो उसका c यहाँ पे जैसे इससे कंपेयर करोगे तो c की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, इसकी भी c की वैल्यू 1 थी, इसकी भी c की वैल्यू 1 है, तो दोनों का y इंटरसेप्ट सेम ही है 1। इसका मतलब दूसरी वाली लाइन भी अपने यहाँ से ऐसे गुजरेगी, यहाँ से गुजरेगी, लेकिन जो दूसरी वाली लाइन होगी वो ज़्यादा स्टीप होगी, मतलब ज़्यादा चढ़ाई वाली होगी वो। क्यों, क्योंकि इसकी स्लोप 3 है, इसकी स्लोप 2 थी। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी वाली जो लाइन है वो मैं यहाँ बना लेता हूँ। आप चाहो तो 1-2 पॉइंट लेके देख सकते हो, ऐसा डायग्राम ही बनेगा। ये क्या है, y बराबर 3x प्लस 1। ठीक है दोस्तों, ऐसा बन गया दोनों का डायग्राम। अब एक और लाइन है x बराबर 4, तो x बराबर 4, ये x बराबर कॉन्स्टेंट जो होता है ना, वो एक वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल ऐसे खड़ी लाइन बनेगी। कहाँ से, x बराबर 4 है तो 4 से गुजरने वाली, तो 1 2 3 4 ऐसे कहीं पे रफली ले लेता हूँ, ऐसे ज़्यादा दूर जाऊँगा तो फिर डायग्राम और ऊँचा बन जाएगा। तो मैंने वो जो वर्टिकल लाइन है वो यहाँ पर ले ली। ये क्या है, x बराबर 4। तो ऐसे देखो, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ऐसी लाइन है, ये 3 साइड्स हो गई है ट्राइंगल की। तो ट्राइंगुलर रीजन क्या हो गया, यहाँ पे क्या बोला, ट्राइंगुलर रीजन का आपको एरिया बताना है। तो ट्राइंगुलर रीजन ये हो गया, ये वाला हमें ना, ये एक ट्राइंगल फंस गया बीच में, इसका एरिया चाहिए। इसको मैं बोल देता हूँ ABC, तो हमें ABC का एरिया चाहिए। तो अब यार इसको कैसे करेंगे, क्या मैं ऊपर वाला माइनस नीचे वाला लगा सकता हूँ। तो देखो देखते हैं, देखो इसके बीच में फंस गया ये डायग्राम, है ना, इन दोनों लाइंस के बीच में ऐसे फंस गया है। तो कैसे बनेगा, ऊपर वाला ये है, पूरे पोर्शन में जब आप देखोगे यहाँ से लेकर, मतलब इस लाइन से लेके इस लाइन तक, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो एक ही है, छत का काम एक ही इक्वेशन कर रही है
है ना। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह अलग अलग इक्वेशन, अलग अलग टाइप की छत नहीं है यहाँ पे, छत एक ही है, ये रेड वाली लाइन, और ऊपर वाला ये हो गया माइनस नीचे वाला ये हो जाएगा। नीचे वाला जो बॉटम है मतलब ये बॉटम, मतलब ये नहीं, ये ट्राइंगल का जो बॉटम है ये इसका काम कौन कर रही है, ये वाली लाइन, तो ये बॉटम भी एक ही है। मतलब एक होता है ना टूटा हुआ, एक होता है साबूत, साबूत ही यहाँ पर जो छत है वो भी साबूत है, जो फर्श है वो भी साबूत है। ये क्या क्या हो गया, नीचे वाला हो गया। तो अब यार यहाँ पर ना हमें टुकड़े करने की जरूरत नहीं है कि इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ करें फिर यहाँ से यहाँ, ऐसा नहीं है, एक साथ ही यहाँ से यहाँ तक कर देंगे। ये वाला पॉइंट क्या है, ये खत्म कहाँ पे हो रहा है, लेफ्ट साइड में जीरो पे, एकदम राइट साइड में कहाँ पर है, इस लाइन तक। ये क्या है, x बराबर 4, तो हम x बराबर 0 से लेके x बराबर 4 तक इंटीग्रेशन कर देंगे। ऊपर वाला ये इक्वेशन हो जाएगी, नीचे वाली की इक्वेशन ये हो जाएगी, तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला भी लगा देंगे, ठीक है ना। तो अब हम इंटीग्रेशन करना मतलब एरिया निकालना स्टार्ट करते हैं इसका। तो देखो दोस्तों, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया मतलब इस ट्राइंगल ए बी सी का एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके 4 तक, 0 to 4, 0 to 4, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऊपर वाला क्या है ये मतलब क्या, y बराबर 3x+1, क्योंकि मैं x की लिमिट्स रख रहा हूँ तो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन होगा, तो x वाली टर्म्स ही मेरे को चाहिए। x वाली टर्म्स यहाँ पर y बराबर, y की वैल्यू में x वाली टर्म्स हमें मिल जाती है, y बराबर 3x+1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x+1 आ जाएगा, माइनस नीचे वाला क्या है, नीचे वाला ये है y बराबर 2x+1, तो वो माइनस लगाने के बाद आएगा तो क्या बन जाएगा, 2x+1 का बन जाएगा -2x-1, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये -2x-1 है, ब्रैकेट खुलेगा तो खुल ही चुका वैसे तो, 3x - 2x हो जाएगा x, 1 - 1 ये कट जाएगा, तो फिर क्या बचा, इंटीग्रेशन x ही बचा 0 से लेके 4 तक डॉट dx। इसको सोल्व करेंगे तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2, 0 से लेके 4 तक। पहले मैं 4 डालूंगा इसके अंदर, तो 4 का स्क्वायर 16/2 माइनस 0 डालूंगा तो 0, 16/2 कितना हो गया, 8 हो गया है ना, 16/2 क्या हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, 8 होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो सिंपल था। हर बार आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना है, डायग्राम से जैसे यहाँ पर ना वर्टेक्स निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, ये ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। कुछ कुछ क्वेश्चंस में ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में जो डेटा दे रखा है उससे आंसर जो होगा, जो डायग्राम होगा वो आसानी से सेट हो जाएगा या फिर नहीं होगा, है ना। वो डिसीजन हमें खुद से लेना पड़ता है, मतलब डायग्राम बनाने के बाद। तो सबसे पहले डायग्राम बना लिया करो आप। तो इसका आंसर तो बन गया आसानी से 8। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्या बोला है, स्मॉलर एरिया एंक्लोज्ड बाय द सर्कल x² + y² = 4, ये सर्कल दे दिया, एंड द लाइन x + y = 2 इज। अच्छा, मतलब यहाँ पे जो इन दोनों से ऐसे ये लाइन इस सर्कल को कट कर रही होगी काम कहीं ना कहीं पे, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ एरिया, छोटा वाला एरिया बच रहा होगा, उसका एरिया हमें बताना है, ठीक है। तो देखो कैसा बनेगा, आंसर स्टार्ट करते हैं। डायग्राम बनाएंगे, सबसे पहली चीज़ डायग्राम। तो ऐसे बना लिया हमने y एक्सिस, और समझो कि ऐसा बन गया अपना x एक्सिस। सर्कल है x² + y² = 4। तो जो सर्कल है इसका जो सेंटर होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड है तो इसका सेंटर हो जाएगा 0,0। सारे स्टैंडर्ड जो सर्कल होते हैं ना x² + y² वाले, उनका सेंटर 0, 0 पर ही होगा। और अब निकालते इसकी रेडियस। तो ये जो 4 है ना, 4 ये एक्चुअली रेडियस का स्क्वायर होता है, तो ये r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो 2 रेडियस वाला सेंटर यहाँ पर है 0 पर, और रेडियस 2 है तो वो इधर 2 तक जाएगा, इधर 2 तक जाएगा, ऐसे, है ना, चारों तरफ फैलेगा 2 रेडियस रखते हुए। तो समझो कि डायग्राम उसका कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। इसकी इक्वेशन क्या है, ये x² + y² = 4, x² + y² = 4, ठीक है। अच्छा, ये मैंने बना लिया, सर्कल बना लिया। अब बनाते हैं लाइन x + y = 2। तो इस लाइन की इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो देखो वैसे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, x + y = 2 है ना, एक बार इसमें x की वैल्यू 0 डाल दो, मतलब ऐसे 0 कोमा क्या होगा और क्या कोमा 0 होगा, मतलब x की वैल्यू एक बार 0 डाल दो, तो आप यहाँ पे 0 डालोगे तो y = 2 बचेगा, तो 2 आ जाएगा y। जब आप y की वैल्यू 0 डालोगे, है ना, ये y कोऑर्डिनेट 0, तो y की वैल्यू 0 आ गया, x = 2 आ जाएगा, तो x = 2। तो एक पॉइंट क्या मिला, 0,2, और एक मिला 2,0। ये पॉइंट कहाँ पर होंगे, पहले से हमने क्या बना रखा है, सर्कल। सर्कल की रेडियस क्या है, 2, तो ये इधर 2 तक फैलेगा, है ना, इधर तक ये जाएगा 2 तक,
तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 2,0। ऐसे ही ऊपर भी 2 तक जाएगा तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 0,2। और अपनी जो लाइन आई है ये x प्लस वाई बराबर 2, ये भी 0,2 मतलब यहाँ से गुजरेगी, और 2,0 मतलब यहाँ से गुजरेगी। तो अपनी लाइन का ग्राफ कैसा हो जाएगा, लाइन का डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा बनाना पड़ेगा, ऐसा बन जाएगा। ये किसकी इक्वेशन है, क्या है ये, x प्लस वाई बराबर 2, ये लाइन है, ठीक है। तो ऐसा बन गया। अब देखो एक सर्कल ये और एक लाइन ये आपस में कट हो रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर ना जैसे सर्कल में बनाओ, ये सर्कल है, ऐसे लाइन बन रही है, तो 2 पोर्शन हो गए। ये तो अपना स्मॉलर पोर्शन है क्योंकि छोटा है ये, है ना, और ये अपना बिगर पोर्शन है, ये बिगर है। अब क्वेश्चन हमें किसका एरिया निकालने के लिए कह रहा है, स्मॉलर एरिया का, मतलब हमें ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला मतलब ये वाला एरिया हम चाहते हैं, ठीक है। अब इसका एरिया कैसे निकाल लें, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन करने पर ही निकलेगा। कैसे, एक तरीका तो ये कि आप ऐसे, अब इस बार y की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लो कि y की वैल्यू लिमिट y क्या देगी 0 से लेके 2 तक, फिर वो दायां माइनस बायां ऐसा हो जाएगा, है ना, राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला। और आप चाहो तो x के रेस्पेक्ट में कर लो, तो लिमिट्स 0 से लेके 2 तक लग जाएगी, है ना। और उस केस में क्या आएगा फिर, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ठीक है। इस बार जो ऊपर वाला है वो क्या है, सर्कल। देखो ये किसका पार्ट है, ये सर्कल का ही तो पार्ट है ना, ऊपर वाला मतलब क्या है, ये सर्कल है। और ये है नीचे वाला, तो नीचे वाला मतलब क्या है, ये लाइन है, ठीक है। तो अब हम इसका आंसर लिखते हैं, रिक्वायर्ड एरिया बराबर, मैं x वाली लिमिट्स लेके चल रहा हूँ क्योंकि वो आसान पड़ता है मेरे लिए, मतलब समझने और बताने में आसान लगता है। तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, ये शेडेड पोर्शन है ना, ये लेफ्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो इंटीग्रेशन 0 से चालू होगा। फिर ये जो शेडेड पोर्शन है वो मतलब राइट टू राइट कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेके 2 तक। अंदर की तरफ क्या आएगा, डॉट dx ऐसा कुछ आएगा। अब देखो x की लिमिट्स है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे जो टर्म्स है वो भी x की आनी चाहिए। और वो कैसे, ऐसे ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। ऊपर कौन है, ऊपर की तरफ ये है सर्कल, तो सर्कल में हमें क्या चाहिए, x की टर्म्स चाहिए। सर्कल की इक्वेशन क्या है, x² + y² बराबर 4। तो मुझे चाहिए x की टर्म्स, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो x की टर्म्स निकालने के लिए मेरे को y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो y² बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर चला गया 4 - x², तो y बराबर क्या हो जाएगा, +/√4 - x² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का लेना है या माइनस का लेना है, आई होप अभी तक मैंने कई बार मतलब इसको एक्सप्लेन किया, आपको पता होगा। यहाँ पर हम ये जो सर्कल है उसके 2 पार्ट है, ये ऊपर वाला सेमी सर्कल और ये ऐसे नीचे वाला सेमी सर्कल। तो नीचे वाला जो सेमी सर्कल है उसमें y की वैल्यू नेगेटिव होगी और ऊपर वाले सेमी सर्कल में y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। हम अभी अपना जो इंटरेस्टेड एरिया ना वो ये है ऊपर वाला, तो उसके लिए y की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो मैं यहाँ पर ऊपर वाला मतलब जो सर्कल है ना, तो सर्कल में जो y की टर्म्स आई ना वो प्लस वाला लूँगा मैं, x वाली जो टर्म्स है वो प्लस वाला आ जाएगा, √4 - x²। ये ऊपर वाला हो गया माइनस नीचे वाला कौन है, ये रेड वाली जो लाइन है ना ये। तो यहाँ से भी मेरे को y की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x उधर चला गया, 2 - x, तो ये x की टर्म्स आ गई है। y की वैल्यू में ही मिलेगी आपको x की टर्म्स। अगर आपको x की टर्म्स चाहिए तो y की वैल्यू निकाल लो, है ना, जैसे यहाँ पर हो रहा है। और अगर आपको y की टर्म्स चाहिए तो आप x की वैल्यू निकाल लो, है ना। तो यहाँ पर हमें x की टर्म्स चाहिए तो मैंने y की वैल्यू निकाल ली, क्या 2 - x, वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 - x और एक माइनस यहाँ पे पहले से लगा हुआ ही है, तो क्या बन जाएगा 2 माइनस का 2 प्लस का x हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया और ये उठाकर मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, अब तो ख़त्म है। तो ये 4 - x² है ना यार, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है प्रॉपर। वो फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने बोला कई बार, इसको याद कर लो, इंटीग्रेशन चैप्टर में भी आया था ये। √a² - x² क्या होता है, x/2 फिर ये सेम टू सेम प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a। अपने वाले में क्या है, ये है √4 - x²। तो a² का काम कौन कर रहा है, 4, और x² की जगह x²। अच्छा a² की जगह 4 है तो a की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका ये जो फॉर्मूला ना, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा के ही लिख देता हूँ। देखो क्या बनेगा, सबसे पहले x/2 फिर √a² - x², ये एज इट इज़ 4 - x² प्लस a² बटे 2, a² की जगह 4 तो 4/2
फिर साइन इनवर्स एक्स बाई ए की जगह 2 आ जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर 4 है तो ए की जगह 2 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुआ, इसका किया हमने, अभी मैं इसका भी करूँगा। -2 का क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है तो उसके साथ एक x लगा देंगे हम। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पर क्या है, x है तो यहाँ पे प्लस का x का क्या हो जाएगा, x² 2 हो जाएगा। और लिमिट्स 0 से 2, तो यहाँ पे 0 से 2। अब मैं पहले 2 डाल दूंगा, फिर 0 डाल दूंगा। 2 डालूंगा तो क्या बन जाएगा, 2/2 √ 4 - 2 का स्क्वायर, तो 4 - 4 जो कि 0 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 0 प्लस, क्योंकि यहाँ पे 4 - 4 0 हो गया। फिर इधर है 4/2, ये 2 4 कट जाएगा तो 2 मिलेगा। फिर साइन इनवर्स, और फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, 2, तो 2/2। फिर यहाँ पर भी -2 × 2 माइनस का 4 हो गया, प्लस यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर बटे 2, 4/2 2 हो जाएगा। ये अपर लिमिट है माइनस। अब मैं लिखूंगा लोअर लिमिट। अब मैं 0 डालूंगा, तो 0 डालूंगा तो देख 0 यहाँ पर आएगा, इसकी वजह से ये पूरा 0। साइन इनवर्स 0, पूरा 0 हो गया। 2 × 0 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 हो गया। तो ये आसान हो जाता है क्वेश्चन, मज़ा आ जाता है जब 0 आता है तब। तो ख़त्म हो गया ये सब। अब क्या क्या बच रहा है, देखो 2 × ये कट गया, कट के कितना बच गया, 1 बच गया। अब साइन इनवर्स 1 कितना होता है, साइन इनवर्स 1 होता है, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, 90 डिग्री, मतलब π/2 हो जाएगा। तो 2 × इसकी जगह आ जाएगा π/2 माइनस 4 और 2, -4 प्लस का 2 तो माइनस का 2, ये से कट जाएगा। क्या बच गया यहाँ पे, π-2, ये बच गया आंसर, है ना। π-2 मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन बी हो गया। तो ये तो ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई माथापच्ची थी नहीं। ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाने के बाद में सब कुछ क्लियर हो जाता है कि क्या करना है, कैसे नहीं करना, कैसे करना है। ठीक है, लिमिट्स किसकी लगानी है, किसकी नहीं लगानी। तो ये बन गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 7। एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व्स y² = 4x एंड y = 2x इज, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो डायग्राम बनाने से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे y² = क्या है, 4x, ये एक टाइप का क्या होगा, पैराबोला होगा। तो y² है ना, तो y² जब भी आता है ना, या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा। तो y² दोनों तरफ पॉजिटिव है तो फिर ऐसा नहीं बनेगा, वो दाईं तरफ खुलने वाला, ऐसा इस टाइप का बनेगा पैराबोला। तो कैसा बनेगा, देखो मैं आपको डायग्राम में भी दिखा देता हूँ। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, y² = कितना, y² = 4x। जैसे ये रहा, y² = 4x का दाईं तरफ खुलता हुआ बनेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ऐसे बन गया y एक्सिस, देन ये x एक्सिस। y² कहाँ है, y² = 4x है, तो ये इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, y² = 4x। फिर उसके बाद में y = 2x है, ये लाइन है। तो आप देखोगे इसको 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है ना, 0 = 0, तो 0, 0 सेटिस्फाई कर रहा, तो ये ओरिजिन से गुजरेगी। और y = 2 × x है, तो इसकी जो स्लोप है ना, इसको आप ऐसे कंपेयर कर लो, y = 2x को y = mx + c से कंपेयर करो, तो m मतलब स्लोप, स्लोप कितनी है, 2 है, स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब ये ओरिजिन से गुजरेगी, प्लस ऐसे बढ़ती हुई लाइन बनेगी, है ना, इंक्रीजिंग बनेगी। तो इसका डायग्राम कुछ समझो कि इस प्रकार का बनेगा। आप चाहो तो वैल्यूज़ डाल के देख सकते हो। ऐसा डायग्राम बन गया किसका, ये है y = 2x लाइन का। ठीक है। अच्छा, अब हमें ना इसमें क्या बोला, एरिया लाइंग बिटवीन, इन दोनों के बीच में कोई एरिया फंस गया है, कौन सा, ये वाला एरिया हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो दोस्तों, इसको कैसे निकालेंगे, आप चाहो तो ये दायां माइनस बायां ऐसे कर सकते हो, या फिर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ये भी कर सकते हो। तो मेरे मतलब मैं हमेशा यही करता हूँ, अगर किसी क्वेश्चन में ऊपर वाला माइनस नीचे वाला लग सकता है ना, तो लगाता ही हूँ, वो मतलब आसान रहता थोड़ा समझने में, वो करने में। तो ये वाला पॉइंट क्या है, 0,0, है ना। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ वाला पॉइंट मिलेगा, ताकि फिर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेशन कर सकूँ। तो यार ये पॉइंट पता नहीं क्या है, इस पॉइंट को P मान लेता हूँ। ये जो पॉइंट P है, यहाँ पर ये लाइन कौन सी, y = 2x, और ये पैराबोला कौन सा, y² = 4x, दोनों आके मिल रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों का। तो मैं इन दोनों की इक्वेशन को, इसको और इसको सोल्व करूँगा। तो देखो क्या मिलेगा, क्या है, पॉइंट P क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, किस किस का, y = 2x का
और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का। तो मैं इन दोनों की इक्वेशन को सोल्व करूँगा तो ये y की वैल्यू उठाकर मैं यहाँ पे डाल दूँगा। तो वाई स्क्वायर बराबर RHS में क्या है 4x, वाई स्क्वायर है, y की जगह क्या रखूँगा मैं, y की वैल्यू 2x यहाँ पे डाल दूँगा 2x। तो क्या बन जाएगा, ये ब्रैकेट खुलेगा तो 4x स्क्वायर बराबर 4x, 4 से 4 कट गया, एक्स स्क्वायर बराबर x, तो x इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। सोल्व करेंगे तो x कॉमन आ गया, x माइनस 1 बराबर 0। तो एक तो x की वैल्यू आ गई 0 और एक आगे x की वैल्यू 1। ठीक है। तो वैसे आप देखोगे ना, ये दोनों जो ग्राफ है ना, रेड वाला और ये ब्लू वाला, मतलब पैराबोला और ये लाइन एक्चुअली दो जगह भी मिल रहे हैं। वो कौन सा है, एक तो P पर और एक यहाँ पे O पर। इसलिए यहाँ पे x की दो वैल्यूज आई है, x बराबर 0 जो कि O पॉइंट के लिए, x बराबर 1 जो कि P पॉइंट के लिए। तो P पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है, x की वैल्यू 1 है ना, तो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1 हो गया, 1 कोमा समथिंग आएगा। समथिंग निकालने के लिए जो x की वैल्यू 1 है वो आप वापस उठाकर इसके अंदर डाल दो 2x प्लस 1 में। तो क्या हो जाएगा, y बराबर 2x, x की जगह 1 डाल दो तो y बराबर 2 इंटू 1 2 मिल जाएगा हमें। तो P पॉइंट क्या हो गया 1,2, ये हो गया 1,2। ठीक है। वैसे P इसके y कोऑर्डिनेट की जरूरत थी नहीं। इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 है, यहाँ से मैं पत्थर गिराऊंगा तो एग्जैक्टली यहाँ पे आके लगेगा, मतलब इसके जस्ट नीचे ये वाला पॉइंट होगा, तो ये हो जाएगा 1,0। ठीक है। तो हम इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, इसका x कोऑर्डिनेट 1 है, तो 0 से 1 तक इंटीग्रेशन करूँगा मैं अपने इस एरिया के लिए। तो ये जो एरिया है ना, वो यहाँ पे काम चालू करते हैं उसका। अपना जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कैसे निकालेंगे, लिमिट यहाँ से लेके यहाँ तक, x बराबर 0 से x बराबर 1 तक। तो x बराबर 0 से लेके x बराबर 1 तक मैं x की लिमिट्स डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर x की ही टर्म्स आएगी और यहाँ पे डॉट dx ही आएगा। यहाँ पे x की टर्म्स कैसे निकालेंगे, वही ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। तो ऊपर वाला कौन सा, मतलब ये कर्व है ऊपर वाला, वो क्या है, अब देखो यार y स्क्वायर बराबर 4x है ना, ये ऊपर वाला है, y स्क्वायर बराबर 4x। तो यहाँ से तो हमें y की वैल्यू निकालेंगे ना, तो यहाँ पे हमें टर्म मिलेगी x के अंदर, और वही हमें यहाँ पर चाहिए। ठीक है। तो y स्क्वायर बराबर 4x हो तो आप यहाँ पे 4x मत रख देना, है ना, यहाँ पे 4x नहीं, y की वैल्यू निकालो, सिंपल y की वैल्यू। तो y स्क्वायर 4x है, तो y क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4, मतलब अंडरूट ले लिया मैंने, तो y स्क्वायर का y हो गया, 4 का 2 हो जाएगा और x का रूट x हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस का क्या खेल होता है, देखो y बराबर पॉजिटिव कब होगा, y पॉजिटिव ऊपर की तरफ ही तो होता है और y नेगेटिव नीचे की तरफ होता है। तो एक्चुअली इस ये जब तक पैराबोला ऐसा साबुत है ना, मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट है, तब तक हम इसकी इक्वेशन बोलेंगे y स्क्वायर बराबर 4x। अगर मुझे इस पैराबोला के ऊपर वाला जो आर्म है, मतलब जो ब्रांच है ना, ब्रांच टुकड़ा, उसकी इक्वेशन निकालनी है बस इसकी, तो मैं प्लस वाला ले लूँगा। और अगर मेरे को नीचे वाले टुकड़े इसकी इक्वेशन निकालनी है पैराबोला की, इसकी इक्वेशन ये है ना, तो फिर मैं इसका माइनस वाला ले लूँगा। अभी फिलहाल मेरे को किसकी ज़रूरत है, ऊपर वाले की, तो मैं यहाँ पे प्लस वाला लूँगा, मतलब क्या, y बराबर 2 रूट एक्स। तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा, y बराबर 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स तो 2 रूट एक्स आ जाएगा, माइनस नीचे वाला ये है रेड वाली लाइन, तो y बराबर क्या है 2x है, तो y की वैल्यू 2x है यहाँ, तो सिंपल सी, तो यहाँ पे मैं 2x डाल दूंगा। कैसे निकाला, ऊपर वाला y बराबर 2 रूट एक्स था, नीचे वाला लाइन थी y बराबर 2x, तो ये 2 रूट एक्स मैंने यहाँ रखा और ये 2x मैंने यहाँ पे रखा। y का यहाँ पे कोई रोल होगा ही नहीं, इसलिए y की वैल्यू निकाल के जो कि x की टर्म्स में आई वो मैंने यहाँ पे डाल दिया डॉट dx, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो x की टर्म्स ही आनी चाहिए बराबर। तो 2 रूट एक्स, अब रूट एक्स का इंटीग्रेशन मैंने बोला था, याद रखना क्या होता है, रूट एक्स का क्या होगा, ये जो 2 है ये तो आप बाहर निकाल लो, रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2/3 एक्स की पावर 3/2, बीच में माइनस है तो माइनस 2 तो 2, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2, तो यहाँ पे ये सब मल्टीप्लाई में है ऐसे। अब लिमिट्स क्या है 0 से 1, तो यहाँ पे 0 से 1 में लिमिट्स लगा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बीच की चीज़ें अलग है, ये ऊपर वाला आ गया, ये नीचे वाला आ गया, ये यहीं से आया है, ठीक है, वो अलग चीज़ है। अच्छा अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ये 2 और 2 ये कितना हो जाएगा 4/3 एक्स क्यूब, और ये 2 से 2 कट जाएगा। अब मैं जो 1 है ना 1 अपर लिमिट वो डालूंगा इसमें, तो ये तो 4/3 हो ही गया, 1 की पावर 3/2 1 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर माइनस, ये मैंने अपर लिमिट डाल दी। अब मैं डालूंगा लोअर लिमिट, तो 0 उठा के यहाँ डालूंगा, 0 की पावर 3/2 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, तो 0 बच गया, ये अपर लिमिट, ये माइनस लोअर लिमिट।
सोल्व करेंगे इसको तो क्या मिलेगा देखो, ये 4/3 इंटू 1 4/3 -1 -0 का कोई मतलब नहीं है, तो 3 इधर चला गया 3, और तो क्या हो गया 4 माइनस एलसीएम ले लिया, मतलब 4 - 3/3, तो कट के कितना हो गया 1/3 हो गया। ये आंसर क्या गया 1/3। तो 1/3 मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, कैसे कैसे किया, पहले डायग्राम बनाया, फिर बाद में देखा, फिर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेशन कर दिया, एक्स की लिमिट्स लगाई मैंने, तो फिर वो कंसेप्ट क्या लगेगा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। तो आई होप दोस्तों ये मैंने बता दी है कंप्लीट एक्सरसाइज, आपको समझ में आई है ना। मैंने मतलब पूरी कोशिश की है, एक ही वीडियो में बना दिया, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन क्या होता है कि बच्चे जब देखना स्टार्ट करते तो एक ही वीडियो में बनाना थोड़ा सही भी रहता है, लेकिन कई बार लंबा हो जाता है। तो मैंने देखा कि यार हर टाइप के क्वेश्चन, मतलब सेम टाइप के ही है क्वेश्चन यहाँ पर, तो एक ही वीडियो में बना देते हैं, तो लंबा हो गया उसके लिए सॉरी, लेकिन ज़रूरी था आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।